ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स। एटॉम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ जो फेनोमेना है वो हम पढ़ेंगे, कैसे होता है, एटॉमिक फिजिक्स कैसे वर्क करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, क्योंकि बहुत चीजें इस पर डिपेंडेंट डिपेंडेंट है। बहुत चीजें डिस्कवर हुई हैं एटॉमिक फिजिक्स का यूज करके, न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज करके। और जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ है वर्ल्ड वाइड, उसमें इस डोमेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइंस के फील्ड में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक फिजिक्स एकदम बेसिक से, सबसे स्टार्टिंग से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम के होंगे भी वो बहुत पहले पढ़े होंगे, और जो नहीं होंगे वो तो पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एटम ही समझते हैं। आवाज इस स्पीच पे मैं बोल रहा हूँ तो आवाज आ रही है निहारिका? अभी मैं यस स्पीच पे सर, आ बोल रही है। रहा हूँ। आ रही है, आ रही है। ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम एटम को समझते हैं कि एटम क्या है। और अ, आप सबको पता होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें एटम ही पार्ट लेते हैं। किसी भी मैटर का एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जा सकता है, सबसे छोटा। अगर इसके भी पार्ट्स हैं, बट पहले नहीं पता था, सबसे पहले लगता था कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्ट है। ओके। तो इसको डिफाइन उसी टर्म में किया जाता है कि एटम इज स्मॉलेस्ट ऑफ एनी मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है। जो रिएक्शंस होते हैं, जो केमिस्ट्री में बहुत सारे हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ है कि नहीं? आपको बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, याद भी करने होते थे 11th 12th में, 9th 10th में भी थोड़े बहुत। तो एटम्स ही पार्ट एक पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ओके। और जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, मान लो एलिमेंट है, उसके सारे एटम्स एक ही समान होंगे, उनका वेट समान होगा, उनकी प्रॉपर्टीज समान होंगे। ये नहीं कि एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम, उसके कई सारे एटम्स है, वो सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मान लो ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन का एक एटम हुआ और ऑक्सीजन का दूसरा एटम है, दोनों में सेम ही प्रॉपर्टीज होंगे, दोनों का सेम ही वेट होगा, अलग अलग नहीं होगा। ऑक्सीजन का एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन इज सेम एज एवरी अदर एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एटम बाकी ऑक्सीजन के दूसरे एटम के समान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल, वो एक समान ही होते हैं, उनके मास सेम होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। प्रॉपर्टीज पे सब कुछ डिपेंडेंट रहता है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टीज, कि क्या कैसे रिएक्ट करेगा, उसका क्या कंसिक्वेंसेज आएंगे, क्या प्रोडक्ट आएगा। तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उसका याद रखना, नोट डाउन कर लेना कि एवरी एटम ऑफ अ एलिमेंट इज आइडेंटिकल। एटम जो होते हैं एक सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल, हाइड्रोजन के जितने भी एटम आइडेंटिकल होंगे। ओके। अच्छा, इसका हम लोग अगर डायग्राम बनाए एटम का, ठीक है। और ये एटम है, क्या है आपको पता होगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए इसको हम समझते हैं। ये एटम है, और एटम के सेंटर में क्या है, अब एटम के अंदर क्या क्या है वो हम समझते हैं कि व्हाट इनसाइड एन एटम, एक एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ये सब बेसिक्स है बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब आगे थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, इससे रिलेटेड तो आगे आगे कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है एटम पे, और इलेक्ट्रॉन से क्या इफेक्ट पड़ता है, रिएक्शंस में कैसे ये इफेक्ट डालते हैं, तब ये काम आएगा। तो इससे बेसिक्स भी हम लोग समझ लेते हैं। तो एटम जो है एक, कह सकते हैं एक टाइनी सोलर सिस्टम की तरह है। जैसे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो एक दूसरे, जो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं? सन। सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और सन क्या है? सन क्या है?
स्टार। बहुत बढ़िया निहारिका। तो सन एक स्टार है और जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड यानी स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं जो कि स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इवन अर्थ के अराउंड भी क्या रिवॉल्व कर रहा होता है, उसके सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये सब हम देखेंगे। तो वैसे ही जो एटम होता है उसे हम एक मिनी सोलर सिस्टम की तरह होता है, एक टाइनी सोलर सिस्टम की तरह होता है, जिसका एक कोर होता है, उसका एक सेंटर होता है। ये इसका सेंटर हो गया। और ये जो सेंटर होता है इसी में ये डेंस पोर्शन होता है, घना पोर्शन होता है इस एटम का। और ऑलमोस्ट एटम का जितना भी मास होता है यहीं पे कंसेंट्रेटेड होता है। if almost whole of the mass of the atom is concentrated at the center of the atom। और इसी सेंटर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब कि एटम का मास कहाँ से कंसेंट्रेटेड रहेगा? सेंटर पे। और सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। और इस सेंटर में क्या क्या पाया जाता है? इस न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? तो इस न्यूक्लियस में पाया जाता है ये पी जो मैंने लिखा हुआ है प्रोटॉन हो गया, और एन जो लिखा हुआ है न्यूट्रॉन हो गया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। मैंने पी प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। पी प्लस का मतलब हो गया प्रोटॉन्स हो गया। इसका मतलब हो गया कि इस पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। जो न्यूट्रॉन होते हैं, नाम ही है न्यूट्रॉन, न्यूट्रल की तरफ है। तो न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। उन पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है। वो भी सेंटर में है। सेंटर में प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं रहा। और उसके राउंड रिवॉल्व करते हैं, उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। क्या रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग व्हाट काइंड ऑफ चार्ज? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन से चार्ज होते हैं? कल्पना, कौन से चार्ज होते हैं? तो क्या इलेक्ट्रॉन्स पे। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स पे। हाँ, तुमने आंसर दिया क्या? सुनाई नहीं दिया मुझे। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन से चार्ज होते हैं? माइनस का। माइनस चार्ज होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें माइनस चार्ज होते हैं। ये जो मैंने बेसिक चीजें बताई एटम के बारे में, वो याद रखना कि एटम के सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन। पहले तो सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो सेंटर है ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाया जाता है। और यही डेंस कोर पोर्शन है, ये जो है डेंस कोर पोर्शन है। और मास भी, इस एटम का मास ये वेस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट पार्टिकल्स। अगर किसी को नहीं पता है तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट पार्टिकल्स। तो एटम का मास किस पे डिपेंड करेगा? एटम का मास किस पे डिपेंड करेगा? एटम का मास डिपेंड करेगा उसके प्रोटॉन्स पे और उसके न्यूट्रॉन्स पे, यानी कि उसके सेंटर पे, यानी कि उसके न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। And electrons are very light particles which revolve around the nucleus, ठीक है। जैसे लड़कियों के चारों ओर लड़के मंडरा रहे होते हैं ना, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स मंडरा रहे होते हैं। जैसे प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार्स के चारों ओर मंडरा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। किस तरह का ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं? किस तरह का ऑर्बिट पे? क्या वो सर्कुलर ऑर्बिट होता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, कैसा ऑर्बिट होता है? बताओ शाश्वत। इलेक्ट्रिकल ही होता है सर। अच्छा अच्छा, कंफर्म हो या मतलब गेस कर रहे हो शाश्वत? नहीं नहीं, कंफर्म ही है, कोई थ्योरी भी तो है इस पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल theories हैं उसको। केपलर आपने सुना होगा। जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे केपलर तीन थ्योरी दिया था, ठीक है। उन्हीं के थ्योरी से निकल के आता है कि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे जो है रिवॉल्व करता है, ठीक है। कल्पना, तो अब ये समझ गए। अब हम देखते हैं कि जो एटम, अगर हम ओवरऑल देखें, आप समझ गए एटम के स्ट्रक्चर को कि एटम में क्या होता है। एटम में कोर हो गया, उसका न्यूक्लियस हो गया, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट पे। और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसको सेल कहिए या ऑर्बिट कहिए, ठीक है। और अब ओवरऑल अगर हम देखें तो एटम कैसा होगा? एटम पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? क्या लग रहा है निहारिका? एटम जो है
ओवरऑल अब वो पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया, निगेटिव चार्ज वाला हो गया, कैसा हो गया वो? सर न्यूट्रल रहेगा। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि एटम में प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, लिख लीजिए आप लोग, एवरी एटम हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। न्यूट्रॉन्स सिमिलर होता है लेकिन वो बहुत डिफरेंट भी करता है, हम पढ़ेंगे बाद में आइसोटोप्स वगैरह, ठीक है। तो प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, जो कि बहुत हल्का होता है। बताया मैंने इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, बहुत ही लाइट पार्टिकल होता है जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है और बराबर है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, सबको कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। पॉजिटिव चार्जेस निगेटिव चार्जेस जब बराबर संख्या में हो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ज्यादा कम होता तो कोई चार्ज रह जाता ना, पॉजिटिव ज्यादा होता निगेटिव कम होता, तो पॉजिटिव एटम का जो ओवरऑल चार्ज होता है पॉजिटिव होता, निगेटिव ज्यादा होता पॉजिटिव कम होता, तो एटम का ओवरऑल चार्ज निगेटिव होता। बट सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन एन एटम, तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप लिख सकते हैं एटम्स हैव ओवरऑल नो चार्ज, ओवरऑल दे हैव नो चार्ज, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो किसी किसी एटम में अगर एक एटम है, इसमें अगर 6 प्रोटॉन है तो उसमें क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा। और अगर सिक्स प्रोटॉन है तो +6 चार्ज हो गया, माइनस है तो -6 हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, ठीक है। अभी ये मैं +6 ऐसे नहीं लिख दिया, एक प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं वो भी हम, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया इलेक्ट्रिकली, मतलब कोई भी चार्ज नहीं रहा, जितना पॉजिटिव था उतना भी निगेटिव, उतना निगेटिव रह गया। तो बताओ अब कि किसी को पता है कि एक प्रोटॉन जो होता है उसमें कितने चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं? एनीबॉडी? ये मिटा दो कल्पना, ये एटम का डायग्राम कल्पना, बहुत ही आसान है। न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और ऑर्बिट पे कौन रिवॉल्व कर रहा है? ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। हाँ, तो मैं पूछा था कि एक जो प्रोटॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। बहुत बढ़िया, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं? कोई बात नहीं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, इसके याद रखिएगा। प्रोटॉन पे होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन पे 1.6 प्लस है, डेफिनेटली प्लस है क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? -1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम, -19 कूलम, ठीक है। सेम ही चार्ज है, बस माइनस है, ठीक है। -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज द चार्ज ऑन एवरी इलेक्ट्रॉन। अब बताओ न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा निहारिका न्यूट्रॉन पे? वो तो न्यूट्रल होता है। हाँ, तो चार्ज कितना हो जाएगा? 0। बहुत बढ़िया, न्यूट्रॉन पे 0। अगर क्वेश्चन आए कि न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आंसर इज 0। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज, सो इसका चार्ज 0 हो गया। बस प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन पे 1.602 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे -1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट डाउन कर लीजिए कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको किसने डिस्कवर किया हुआ था? इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को थॉमसन। देखिए, जे जे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जे जे थॉमसन ने किया हुआ था। ये सब आप लोगों ने क्या कहते हैं, सेवेंथ वगैरह से ही पढ़ना शुरू हो जाता है, ये सब बेसिक चीजें, ये डिस्कवरी 7th या 8th क्लास से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक चीजें, और उसको कौन कौन डिस्कवर किए हुए थे, इस तरह की चीजें। इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया हुआ था, बिल्कुल सही। अब प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया हुआ था? प्रोटॉन को बताओ शाश्वत। ये नहीं याद है सर, वो कहीं क्वेश्चन कोई में बात था, नहीं, लिख पढ़ा लो, था तो याद था। रदरफोर्ड ने किया हुआ था।
रदरफोर्ड, अर्नेस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था किसको? प्रोटॉन को। और न्यूट्रॉन को लिख लो, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था किस चीज को? न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन ने। ये तीनों का जो डिस्कवरर है, इसके नाम याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के तो पूछे नहीं जाते हैं, और लो लेवल के क्वेश्चन में ये सब आते हैं। ठीक है, ये तो लोएस्ट लेवल का हो गया, बस रट लेना है कि किसने किसको डिस्कवर किया है, तो समझना भी नहीं है। बट इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये सब भी पूछ जाते हैं। जो डिक्शनरी वगैरह में भी वगैरह किसने किसको डिस्कवर किया है, किसको नोबेल प्राइज मिला है, कब मिला है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अच्छा, ये जो प्रोटॉन है इसको रदरफोर्ड से पहले भी किसी ने ऑब्जर्व किया हुआ था। रदरफोर्ड वाज नॉट द फर्स्ट वन हु हैड ऑब्जर्व प्रोटॉन। इनसे पहले भी प्रोटॉन को किसी ने ऑब्जर्व किया हुआ था। पता क्या होगा, कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लिख लो, नोट डाउन कर लो। गोल्ड लिस्टिंग। बहुत बढ़िया शाश्वत, नोट कर लो जो शाश्वत ने बोला, गोल्ड स्टीन was the first one who had observed proton, but Rutherford was the first one who actually identified it and named it. इन्होंने ही नाम दिया था प्रोटॉन, इन्होंने इसे कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाना और नाम दिया। बट उनसे पहले गोल्ड स्टीन ने क्या किया था? ऑब्जर्व किया हुआ था प्रोटॉन को। तो रदरफोर्ड was not the first one who had observed protons. ठीक है कल्पना, कोई दिखा अभी तक? कल्पना, नो सर। ओके तो ये तो बहुत ज्यादा ही बेसिक चीज हो गया, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बेसिक चीजें हो गई अबाउट एटम्स। पहले आप सब अगर समझ लिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक टॉपिक की तरफ। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अब रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, इसी के फर्दरेंस में ये मिटा देता हूं मैं। कितना चार्ज होता है कल्पना एक प्रोटॉन पे? प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? सर 1.02 into 10 की पावर -19 C। सी स्टैंड फॉर? सर और जो तुमने सी बोला तो उसमें सी स्टैंड फॉर व्हाट? सी का मतलब क्या होता है? कूलम। बहुत बढ़िया। और ये किस चीज का क्या डिनोट कर रहा है? ये कूलम्ब जो है या सी जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? चार्ज डिनोट कर रहा है। चार्ज का ही यूनिट है, चार्ज का ही ऐसा यूनिट है कूलम्ब। ठीक है, यूनिट्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे, हालांकि वो सब तो बस रट लेना होता है क्या है, बट फिर भी हम लोग वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कि ऐसा यूनिट होता है और क्या क्या यूनिट होता है, फिर क्यों नहीं होता है। तो अब हम पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, इसको अच्छे से समझते चलिएगा आप लोग। रेडियो एक्टिविटी, तो किसी को पता है रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? इसी रेडियो एक्टिविटी को पढ़ाने के लिए मैंने वो बेसिक पैटर्न पहले बता दिया। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, किसी को पता है? कोई बात नहीं। तो देखिए इसको समझिए, रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना होता है। एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसमें जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं, सारे इसके टर्म्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले इसे बता देता हूँ, जो कुछ अनस्टेबल एटम्स होते हैं, एटम्स स्टेबल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल भी हो सकते हैं। उनमें उनके अंदर शांति भी हो सकती है और बहुत अशांति भी हो सकती है, फॉर सम रीजन। और क्या रीजन हो सकता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो अनस्टेबल्स होते हैं वो अपने आप में टूटते हैं या डीके होते हैं। क्यों? ताकि वो स्टेबल बन जाए, और खुद से ही टूटने लगते हैं, खुद से ही डीके होने लगते हैं। और इस प्रोसेस में वो बहुत ही एनर्जी रिलीज करते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में बहुत ही एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना जिसमें अनस्टेबल एटम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, उनका डीके होता है। ब्रेक डाउन या डीके किनका? अनस्टेबल एटम्स का, अनस्टेबल एटम्स का। क्यों? ताकि वो टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल।
अनस्टेबल एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए ब्रेकडाउन होता है, उनका डीके होता है, और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है रेडिएशन के फॉर्म में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। और ये अपने आप से ही होता है, ये इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं है। इसी पूरा प्रोसेस को जो है वो रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, इस फेनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो कई सारे इसमें टर्म्स आ गए जो हमें समझना पड़ेगा। एक तो ये अनस्टेबल एटम ही हो गया, इवन स्टेबल हो गया कि अनस्टेबल है, क्या हुआ, फिर वो स्टेबल क्यों बनेगा, स्टेबिलिटी पा करके वो क्या अटेन कर लेगा, क्यों बनना चाह रहा है, क्या अटेन कर लेगा, और रेडिएशन वगैरह भी हो गया। तो सबसे पहले ये जो रेडियो एक्टिविटी है, इसके ये होने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़े या किसी को ट्रिगर करने की जरूरत पड़े, ये अपने आप में होने लगता है रेडियो एक्टिविटी, सुओ मोटो होने लगता है। लौकिक भाषा में अगर हम कहें तो सुओ मोटो स्टार्ट हो जाता है रेडियो एक्टिविटी। जो अनस्टेबल्स होती है वो अपने आप स्टेबल बनने लगते हैं, और बनने की प्रक्रिया में बहुत एनर्जी लॉस करते हैं, रेडिएशन लॉस करते हैं, ऐसा होता है। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के एलिमेंट्स तो इंसान हो गया ना, क्या होते हैं, बैड एलिमेंट्स, गुड एलिमेंट्स। नेचर के एलिमेंट्स की बात हो रही है, ओवरऑल पूरे यूनिवर्स में नेचर में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होने का कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब हो गया वैसे एलिमेंट है जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसे बिता देता हूँ फिर बताता हूँ। अभी मैंने बोला कि कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम हो गया, ये क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। और रेडियो एक्टिव कहने का मतलब हो गया कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इट हैज अनस्टेबल न्यूक्लियस। और ये स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करता है, अपने अंदर से बहुत सारे एनर्जी को रिलीज करता है, अपने अंदर से पार्टिकल्स को रिलीज करता है। और यही जो रिलीज करने का प्रोसेस है, ये जो रिलीज करता है पार्टिकल्स को, एनर्जी को, इसी इसी के होने को रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। कहा जा रहा है कि इसका रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। ये कहने का मतलब हुआ यूरेनियम अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहा है, अपने अंदर से पार्टिकल्स रिलीज कर रहा है, क्यों कर रहा है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। और वो जो रिलीज कर रहा है पार्टिकल्स एनर्जी, इसी रिलीज करने को कहेंगे डीके हो रहा है, उसका रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। इसको साइंटिफिक टर्म दिया गया है रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो डीके। फिर से मैं बता रहा हूं, जो भी अनस्टेबल एटम्स होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। अनस्टेबल एटम्स होते हैं वो किसके होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। जैसे कि यूरेनियम हो गया, जैसे कि थोरियम हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सब जो है उनके जो एटम्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं। और एटम अनस्टेबल करने का मतलब हो गया उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो खुद को स्टेबल बनाने के लिए वो क्या करेगा, जैसा कि अभी मैंने बताया, रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है उसके थ्रू क्या करता है, अपने अंदर से पार्टिकल्स रिलीज करता है, अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। और जिस पार्टिकल को एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, इसी फेनोमेना को कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है उसका। ठीक है, कल्पना बात समझ में आई इतना? हाँ, तो निहारिका बहुत ही संक्षेप में रेडियो एक्टिव डीके क्या हो रहा है, बस रेडियो एक्टिव डीके को, ताकि मुझे लगे कि समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ूँ। रेडियो एक्टिव डीके, कोई भी एलिमेंट होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस उसका वो अनस्टेबल रहता है। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसके जो एटम्स हैं वो बाहर जाते हैं। तो इस प्रोसेस में उसका डीके होता है जिसमें एनर्जी लॉस होता है, और इसी को रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। हाँ। अब उसके क्या बाहर जाते हैं, बाहर एक्चुअली एनर्जी रिलीज करता है, और बाहर कुछ पार्टिकल्स रिलीज करता है। और कौन सा पार्टिकल रिलीज करता है अभी हम आने वाले हैं, वो अल्फा गामा पार्टिकल्स को रिलीज करता है, एटम को नहीं रिलीज करता है। एटम तो खुद ही है ना, वो अपने अंदर से पार्टिकल्स एंड एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, एनर्जी उससे एमिट हो रहा होता है, और पार्टिकल्स अपने अंदर से निकालते जाता है पार्टिकल्स को, ताकि वो स्टेबल बन जाए, ताकि वो स्टेबल बन जाए। और वो सब धीरे धीरे किसी से पढ़ेंगे क्यों कौन से पार्टिकल रिलीज करता है, और बाकी सब तो भी सही बताया। और इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी की। और जब कोई ऐसा कर रहा है, मान लो यूरेनियम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने अंदर से पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल को एमिट कर रहा है, गामा रेडिएशन को एमिट कर रहा है, तो कहेंगे इसका क्या हो रहा है, इसका रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। ठीक है, साफ समझ में आ रहा है रेडियो एक्टिव डीके क्या कहा जा रहा है।
शाश्वत। यस सर, यस सर। कल्पना, तुम्हें समझ में आया? ओके ओके ओके, क्योंकि एक एक चीज को हम लोग समझते चलते हैं आगे। अब जो है, अच्छा, कुछ कुछ रटने वाली चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिए कि ये या बताइए आप सबसे पहले कि रेडियो एक्टिविटी जो है, इसको किसने डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? नहीं पता तो नोट कीजिए। रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक फ्रांस के, मतलब फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे, या कहें तो फिजिसिस्ट थे। जिसका जो साइंटिस्ट होता है उसको फिजिसिस्ट कहते हैं, केमिस्ट्री का केमिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने हेनरी बिक्वेरेल, लिखिए हेनरी बिक्वेरेल, हेनरी बिक्वेरेल, उन्होंने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो एक्टिविटी को 1896 में हेनरी बिक्वेरेल ने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को, खोज किया था रेडियो एक्टिविटी के फेनोमेना को, उन्होंने ही प्रोपाउंड किया हुआ था। और आप लोगों ने किसी ने मैरी क्यूरी का नाम सुना हुआ है? शाश्वत, यस, मैरी यस क्यूरी, सर, सुना है। पैरी क्यूरी का नाम सुना होगा है? कौन है ये दोनों भाई बहन है क्या? हस्बैंड वाइफ है मैरी क्या सर, क्यूरी, नोबेल प्राइज पाए थे? अच्छा अच्छा, हस्बैंड वाइफ। हाँ बिल्कुल, ये कपल्स थे, ठीक है। मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी जो है, ये कपल साइंटिस्ट थे, कपल फिजिसिस्ट थे। इन लोगों ने भी रेडियो एक्टिविटी का जो पूरा थ्योरी डिस्कवर हुआ, उसमें बहुत बड़ा योगदान था इनका। किनका? इनका, मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी का। दे वे कपल्स, ठीक है, मैरिड कपल्स थे। और इन्होंने कुछ एलिमेंट को भी डिस्कवर किया था, जैसे पोलोनियम, लिख देता हूँ नाम। रेडियम को इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था। पोलोनियम, रेडियम, ये कुछ एलिमेंट्स है विच वर डिस्कवर्ड बाय दिस कपल, मैरी क्यूरी एंड पैरी क्यूरी, हु वर द साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट थे। और इन सबको, हेनरी बिक्वेरेल को, मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी को, इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ था। किस चीज के लिए? रेडियो एक्टिविटी में इनका जो वर्क था, रेडियो एक्टिविटी का जो फील्ड है उसमें जो कंट्रीब्यूशन था, उसके लिए 1903 में दे ऑल टुगेदर गॉट नोबेल प्राइज। जाहिर सी बात है, फिजिक्स के लिए मिला था। गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए मिला था? कल्पना बताओ, किस चीज के लिए मिला इनको नोबेल प्राइज? ये पूछता है, ठीक है, कि नोबेल प्राइज इनमें से किसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है कि नहीं, ऐसा पूछ देगा। ऑप्शन में दे देगा, इनका नाम दे देगा, हेनरी बिक्वेरेल का, मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी, कौन पूछ दे देगा। तो या ऑल ऑफ दीज, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉलोइंग हैव नॉट गोल्ड नोबेल प्राइज, किसको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स नहीं मिला हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट फेनोमेना होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसके कंटेक्स्ट में किसको मिला हुआ था नोबेल प्राइज, वही ऑप्शन होते हैं, एकदम रैंडम नाम नहीं होता है। ये मेरी वॉइस चली गई है क्या? नो सर, आ रही है। ओके ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आई है? सर थोड़ा थोड़ा बीच में अटक रहा है, बट ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओके, स्टॉप होगा तो बताना, ठीक है। चलो ठीक है, ये नोट डाउन कर ली निहारिका। मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी और हेनरी बिक्वेरेल, हेनरी बिक्वेरेल ने डिस्कवर किया था। मैरी क्यूरी और पैरी पैरी क्यूरी को उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने भी, जैसे पोलोनियम और रेडियम, ये इनका डिस्कवरी ही उन्होंने ही किया हुआ था। किसने? ये कपल, इस कपल ने। और इन सबको साथ में एक ही साथ सबको मिला हुआ है। 1903 में नोबेल प्राइज मिला था इसी रेडियो एक्टिव के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए, इसी रेडियो एक्टिविटी पे वर्क करने के लिए। अब हम आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था रेडियो एक्टिव डीके में एनर्जी रिलीज होता है और पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके में एनर्जी और पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। किससे रिलीज होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलीज होते हैं। क्यों रिलीज होते हैं? ताकि वो अपने आप को स्टेबल बनाए। पहले से वो अनस्टेबल रहता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए करता है। तो वो कौन कौन से पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, कौन कौन सा रेडिएशन रिलीज होता है? अभी इसका जवाब भी मैंने थोड़े पहले दिया था। सर अल्फा बीटा गामा रेज। हाँ बिल्कुल, ठीक है।
रेडिएशंस जो कि रिलीज होते हैं इन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में कौन कौन से रेडिएशन रिलीज होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, बीटा पार्टिकल रिलीज होता है, और गामा रेडिएशन यानी या रेज रिलीज होता है। गामा जो है पार्टिकल नहीं है, हम समझेंगे इसको। अल्फा, बीटा और गामा, ये जो तीन तरह के पार्टिकल्स कहिए, रेडिएशन कहिए, एमिट होते हैं किस चीज में, किस फेनोमेना में? रेडियो एक्टिविटी में। ये सब के सब रिलीज होते हैं, सबके सब एमिट होते हैं रेडियो एक्टिव जब डिके हो रहा होता है। और इन सबके अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। अल्फा जो पार्टिकल है उसका अपना प्रॉपर्टी होता है। अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, बीटा पार्टिकल किसी चीज पर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, गामा स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा। उन सबके अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सब डिटेल में। अब कौन किसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिटेल साइंस में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो समझना भी नहीं। बट इन तीनों का नाम याद रखना है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। दीज आर द रेडिएशंस, दीज आर द पार्टिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। और इन सबके अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि बार बार अनस्टेबल एटम आ रहा है, बार बार अनस्टेबल एटम आ रहा है। तो अनस्टेबल एटम से क्या समझ? ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके। क्या बता रहा था निहारिका जब ये चला गया था तो? सर आपने बस बताया था कि अनस्टेबल एटम को क्या मतलब होगा, फिर वॉइस चली गई थी। ओके ओके। हाँ तो हम थोड़ा सा इस पूरा जो कंसेप्ट है उसके बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। बार बार मैंने ये बोल दिया, क्या बोल दिया कि इस जो पूरा फिनोमेना है, ये जो पूरा नेचुरल फिनोमेना है रेडियो एक्टिविटी का, उसमें क्या होता है, एक अनस्टेबल एटम होता है जो खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है, और इस प्रोसेस में वो एनर्जी एमिट कर रहा होता है, इस प्रोसेस में वो पार्टिकल्स एमिट कर रहा होता है। तो इसी को समझते हैं हम, इसके बेसिस समझते हैं। तो सबसे पहले अनस्टेबल एटम। तो अनस्टेबल एटम ही होता क्या है, अनस्टेबल एटम से क्या समझते हैं, कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा? व्हाट इज मीन्ड बाय अनस्टेबल एटम? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर ज्यादा होते हैं, मतलब वो न्यूट्रल नहीं होता है, तो वो अनस्टेबल होता है। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, ठीक है। बट एक्चुअली ये सही नहीं है। नंबर्स तो वेरी करेंगे, बट जो तुमने बताया इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के, अब नंबर अगर सही नहीं है तो अनस्टेबल हो जाएंगे। एक्चुअली जैसा हमने एटम्स के बेसिस को समझ रखा है, इसी चीज के लिए मैं पहले एटम को समझाया था। एटम्स को हमने समझ रखा है। एटम्स में क्या होते हैं? एटम्स में होते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। फिर होता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। फिर होता है, और ये जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। मैंने जब बता रहा था रेडियो एक्टिविटी, उसको बताते समय एक टर्म बताया था मैंने कि जो अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबल एटम्स है, उसका लेना देना अनस्टेबल न्यूक्लियस से होता है, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियस एक्चुअली होता क्या है, मैंने बताया था कि जो एटम का जो ओवरऑल मास होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ही हल्का होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट पार्टिकल्स। तो
और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का संख्या भी बराबर होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बराबर होता है, ये सब बताया जा चुका है। लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का संख्या बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में है उनकी संख्या बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो होता क्या है कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसके न्यूक्लियस में बैलेंस बनने की जरूरत होती है, मतलब उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है उसमें बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। ये भी मिटा देता हूं, अल्फा बीटा गामा। एक स्टेबल एटम के लिए क्या होता है, देयर नीड टू बी बैलेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में बैलेंस बनाने की जरूरत होती है, बैलेंस बनने की जरूरत होती है, तभी वो स्टेबल एटम कहा जाता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया ना तो वो एटम अनस्टेबल बन जाता है। और अनस्टेबल एटम कहने से ही समझ जाना है कि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो रहेगा, घूमता रहेगा, वो इक्वल रहता है। बट अनस्टेबल एटम यानी कि आप कह सकते हैं अनस्टेबल एटम का मतलब हो गया उसका अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, उसका न्यूक्लियस में इनस्टेबिलिटी आ गई है, उसके न्यूक्लियस में इनस्टेबिलिटी आ गई है। क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या में डिफरेंस आ गया हुआ है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में बैलेंस नहीं बैठ रहा है, कोई ज्यादा हो गया है, कोई कम हो रखा है, दैट्स वाई ये अनस्टेबिलिटी आ जाती है। जब एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बैलेंस बिगड़ जाती है तो उसके न्यूक्लियस में इनस्टेबिलिटी आ जाती है, और उसी को कहते हैं एटम अब अनस्टेबल हो चुका है। इतना बात समझ में आया? अनस्टेबल एटम से क्या समझना है, निहारिका बताओ। सर ये है कि कोई भी एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, लेकिन इन लोग का नंबर इक्वल नहीं होता है। तो जब ये अनइक्वल नंबर्स में होते हैं तो वो अनस्टेबल एटम होता है। हाँ बिल्कुल, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बैलेंस बिगड़ेगा, जब वो अनइक्वल होंगे तो अनस्टेबल बन जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि अनस्टेबल एटम है, यानी समझ जाना है कि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस जो कोर होता है, डेंस कोर है, वही अनस्टेबल हो चुका है, जिसपे पूरा मास डिपेंड कर रहा है उस एटम का। और अनस्टेबल एटम को ही क्या कहते हैं, हम रेडियो एक्टिव एटम कहते हैं। अनस्टेबल एटम को ही हम रेडियो एक्टिव एटम कहते हैं। डेफिनेटली रेडियो एक्टिविटी चल रहा है तो अनस्टेबिलिटी है, उसी को सही करने के लिए तो पूरा फेनोमेना हो रहा है रेडियो एक्टिविटी का। तो अनस्टेबल एटम को क्या कहा जा रहा है, रेडियो एक्टिव एटम कहा जा रहा है। जो एमिट हो रहा था उसको हम क्या कर रहे थे, रेडियो एक्टिव डीके कर रहे थे कि डीके हो रहा है। तो रेडियो एक्टिव एटम का मतलब वही अनस्टेबल एटम जिसका न्यूक्लियस में इम्बैलेंस हो गया हुआ है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एटम का मतलब एक एटम का न्यूक्लियस में इम्बैलेंस आ गया हुआ है, यानी उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या में इम्बैलेंस आ गया हुआ है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये कार्बन 12 हो गया, इसमें क्या होता है, 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है। और कार्बन 14 हो गया, इसमें 6 प्रोटॉन होता है और 8 न्यूट्रॉन होता है। अब देखो, अब ये क्या हो गया, ये स्टेबल एटम हो गया, स्टेबल एटम हो गया। ये जो है ये क्या हो गया, अनस्टेबल एटम हो गया। कार्बन 12 जो है उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, बराबर है, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। बट कार्बन 14 में न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई है, 8 न्यूट्रॉन हो गया है बट 6 प्रोटॉन होता। अब ये अनस्टेबल हो गया है, यानी कि अब कहेंगे, क्या कहेंगे, ये अनस्टेबल हो गया तो क्या कहेंगे, ये कैसा एटम हो गया, इसको नाम क्या दे सकते हैं हम, रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। रेडियो एक्टिव एटम है, इसका मतलब ये अनस्टेबल एटम है, और अनस्टेबल एटम है इसका मतलब इसका अनस्टेबल न्यूक्लियस है। और अनस्टेबल न्यूक्लियस से क्या मतलब होगा, उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होगा। और जैसे एग्जांपल ये हो गया, इसमें 6 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। कल्पना, ये बात समझ में आ रही है? शाश्वत बताओ। यस सर। कोई कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी तक में फिर हम लोग अब अगला वाला पॉइंट पे बढ़ते हैं। अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब समझ में आ गया, एक एटम अनस्टेबल है उसका मतलब समझ में आ गया। यस सर। ओके ओके। तो जैसा कि हम देखें कि जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल, भी न्यूक्लियस जो होता है, एक अनस्टेबल एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो डीके कर रहा होता है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप,
वो डिके कर रहा होता है, उस अनस्टेबल यानी रेडियो एक्टिव एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो डिके कर रहा होता है, एनर्जी एमिट कर रहा होता है, पार्टिकल्स एमिट कर रहा होता है। कौन से? अल्फा बीटा गामा, ताकि वो स्टेबल बन जाए, ताकि वो स्टेबल स्टेट में पहुंच जाए, उसमें स्टेबिलिटी आ जाए। तो अब बताइए कि कह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी आ जाए, इसलिए ये कर रहा होता है। अनस्टेबिलिटी तो समझ में, क्यों अनस्टेबिलिटी है, तो फिर वो अनस्टेबिलिटी क्यों नहीं रह जा रहा है? अगर वैरी हो ही गया प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की संख्या उसके न्यूक्लियस में, तो वैसा ही क्यों नहीं रह रहा है? वाई इट इज ट्राइंग टू बिकम स्टेबल? तो एक एटम जो है वो स्टेबल स्टेट में रहना क्यों चाहता है? ये इसका जवाब आप लोग देंगे। वाई एन एटम वांट्स टू बी इन स्टेबल स्टेट? शांत शांत अवस्था में क्यों रहना चाहता है? इसको क्यों शांति प्रिय है? बॉन्ड निहारिका बनाने के बताओ। लिए। हाँ बताओ पहले, शाश्वत बताओ। बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा निहारिका बताओ। सर क्योंकि अगर अनस्टेबल रहेगा तो उसकी एनर्जी का लॉस होता रहेगा। ओके ओके ओके। पता नहीं सर। अच्छा, ये मतलब बहुत ही हो गया। वही से वर्षा चल रहा है। अनस्टेबल रहेगा तो एनर्जी का लॉस है। एक्चुअली एनर्जी का लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अनस्टेबल है। ओके, एनर्जी का लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अनस्टेबल है। वो लॉस कर रहा है जानबूझ करके, ताकि वो स्टेबिलिटी पा ले। तो थोड़ा सा वो उल्टा तुमने बोल दिया हुआ है। वो यस एनर्जी के सर। लॉस का कारण इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। हाँ यस सर, यस सर। हाँ हाँ। तो बात ये है कि जो इस संसार में, संसार नहीं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, सब कुछ, एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन द होल यूनिवर्स, एवरीथिंग वांट्स टू बी इन लो एनर्जी। सब कुछ लो एनर्जी में रहना चाहता है, हाई एनर्जी में कुछ नहीं रहना चाहता है। इसका मतलब सब कुछ स्टेबल रहना चाहता है। ये एक यूनिवर्सल कह सकते हैं नेचर है of every particle of the universe to be in stable state, to be in neutral state, to be in low energy। और ये एटम्स में भी काम करता है। जो एटम्स हैं वो भी लो एनर्जी में रहना चाहते हैं, वो भी स्टेबल रहना चाहते हैं। तो होता ये है कि जो अनस्टेबल एटम्स है ना, उसके पास बहुत एनर्जी भरा पड़ा रहता है, ठीक है। एक अनस्टेबल एटम के पास बहुत एनर्जी भरा पड़ा रहता है। उसके अंदर के जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का बैलेंस बिगड़ रहता है, अलग अलग हो रहे होते हैं, अलग रहते हैं। रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शनेट नहीं रहता है। वही अपने आप को फिक्स करने का कोशिश करता है, अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, वो अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। क्यों बनाने की कोशिश करता है? बिकॉज इट्स द बेसिक नेचर ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। इंसानों की भी यही प्रवृत्ति है, इंसान भी स्टेबल रहना चाहते हैं, ठीक है। सबको जीवन में क्या होता है? सबको जीवन में शांति चाहिए होता है, सबको जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए होता है, स्थिरता चाहिए होता है कि नहीं शाश्वत? शाश्वत, यस सर, यस सर। किसी किसी राइटर ने भी लिखा हुआ है कि शांति की तलाश में भटक रहे हैं दर दर, क्या खबर थी कि सुकून भी मिलेगा दर्द के अंदर, ठीक है। तो इवन जो ऑथर्स होते हैं, जो कवि होते हैं, उनका भी पात्र शांति ढूंढ रहा होता है। सबको शांति चाहिए। शांति का मतलब यहाँ स्टेबिलिटी चाहिए। शांत हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो नेचर के साथ साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ साथ, हमारे कवि लोग के पास को भी शांति की तलाश रहती है। और जब तक अशांति रहता है तब तक वो कुछ ना कर रहे होते हैं। जैसे कि एटम क्या कर रहा है? एटम अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर रहा है, अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर रहा है ताकि वो स्टेबिलिटी पा ले। तो इसी शांति की तलाश में संसार के सभी वस्तु जो होते हैं वो अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को लो एनर्जी में रखना चाहते हैं, ना कि हाई एनर्जी में रखना चाहते हैं। हाई एनर्जी में नहीं रखना चाहते। और जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं वो स्टेबल एटम्स बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं, वही इसका जवाब ऑलरेडी कई बार मिल चुका है। पहले हमने समझा अनस्टेबल एटम ही क्या होता है, फिर अनस्टेबल स्टेबल क्यों बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि यही नेचर है सभी चीजों का कि स्टेबिलिटी चाहिए उसको। हाई एनर्जी में नहीं रहना है किसी चीज को, उसको न्यूट्रलाइज होना है, उसको न्यूट्रलाइज होना है। ह्यूमन नेचर भी यही है, पार्टिकल्स का भी नेचर यही है, एटम का भी नेचर यही है, एटम का भी नेचर, उसको भी हाई एनर्जी में नहीं रहना है।
उसको भी न्यूट्रल रहना है। दैट्स वाई वो स्टेबिलिटी चाहता है। और स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करता है, इसका जवाब बार बार मिल चुका है। इसलिए इसके लिए वो क्या करता है, अपने अंदर से एनर्जी को, अपने अंदर से पार्टिकल्स को रिलीज करता है। न्यूक्लियस में उसकी इंस्टेबिलिटी छाई हुई है, तो वहीं से वो एनर्जी को और पार्टिकल्स को रिलीज करता है ताकि वो स्टेबल स्टेट में पहुंच जाए। और स्टेबल स्टेट में पहुंच जाने का क्या मतलब होता है, अपने अंदर की जो इम्बैलेंस है उसको दूर कर दे। ठीक है निहारिका, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो आई होप रेडियो एक्टिविटी का आप लोग को मतलब बेसिक समझ में आया हो। अब मान लीजिए ब्रिक्स का ही कोई टावर है। एक छोटा सा एग्जांपल से अगर हम लोग समझे, ब्रिक्स का मतलब ईंट होता है, ईंट का कोई टावर है। और अगर वो सही तरीके से, वो जो टावर है ईंट का, अगर कोई टावर बना दिया गया हुआ खड़ा करके, एक दूसरे पे खड़ा करके टावर खड़ा कर दिया गया, अगर वो सही तरह से एडजस्ट किया हो, सही तरीके से एक के ऊपर एक रखा हो, तो क्या होगा, वो टावर क्या होगा, मजबूत होगा कि कमजोर होगा? वो टावर मजबूत होगा, वो टिका रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। that tower of bricks shall be considered as stable tower। क्यों? क्योंकि वो सही ढंग से उसका एडजस्टमेंट है, वो एक के ऊपर एक है और प्रॉपर वे में। बट मान लीजिए अगर कुछ ईंट ज्यादा हो जाए, अननेसेसरी का ईंट लगा दिया जाए, ये हटा दिया जाए, गलत जगह पे रख दिया जाए, तो क्या होगा, वो टावर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं? कल्पना, अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं? जी सर। हाँ बिल्कुल। अगर वो टावर अनस्टेबल हो गया तो क्या होगा, वो गिरने लगेगा। अब कहा जाए टावर भाई तुम अपने आप को बचा लो, अगर उसको कहा जाए तुम अपने आप को बचा लो गिरने से, तुम्हारा पतन हो रहा है, इनस्टेबिलिटी की वजह से तुम्हारा पतन हो रहा है, तुम संभाल नहीं पाए हो, ठीक है, जीवन में जो तुम्हारी इनस्टेबिलिटी छाई हुई है तुम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अब तुम गिरने वाले हो, तुम्हें अपने आप को बचाना है, तो क्या करेगा, वो टावर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि जो उसके ब्रिक्स जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल करके फेंक दे, ताकि या एडजस्ट कर दे, उसी में एडजस्ट कर दे ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। और अगर सही ढंग से वो एडजस्ट हो जाए, एक्स्ट्रा बिट्स हटा दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए सही से, तो फिर से वो स्टेबल बन जाएगा, फिर तो वो खड़ा रहेगा। इसी तरीके से एटम भी काम करता है। एटम के जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में संख्या बिगड़ जाती है, उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो अपने आप को ठीक करने के लिए खुद पर खुद सुओ मोटो, मैंने स्टार्ट में बताया था, ये जो एमिशन होता है, ये जो प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिविटी का, स्पॉन्टेनियस होता है, सुओ मोटो होता है, अपने आप करने लगता है वो, तो अपने आप ही क्या करता है, पार्टिकल्स को निकालने लगता है, बाहर निकालने लगता है, एनर्जी को निकालने लगता है। और इसी को तो कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। बताया है मैंने, इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। और क्यों कर रहा है, ताकि वो अपने आप को स्टेबल बना जाए। और ये जो पार्टिकल्स निकाल सकता है उसमें क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पार्टिकल्स निकाल सकता है, कल्पना बताओ तुम। ये जो पार्टिकल्स है वो क्या क्या निकाल सकता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, एक रेडियो एक्टिव एटम? इलेक्ट्रॉन। अरे नहीं सर, अच्छा, और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओ, ओके ओके। शाश्वत बताओ, शाश्वत बताओ। अल्फा बीटा गामा। ओके निहारिका। सर अल्फा बीटा गामा। हाँ बिल्कुल कल्पना, मैंने बताया था कि ये जो रेज या जो पार्टिकल्स एमिट किए जाते हैं एटम के द्वारा, एक एक रेडियो एक्टिव एटम के द्वारा, स्टेबिलिटी पाने के लिए उन पार्टिकल्स को कहते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा एक्चुअली पार्टिकल होता है, गामा तो पार्टिकल भी नहीं होता है, वो बस रेज होता है, ठीक है। गामा जो होता है वो एनर्जी होता है, वो रेज होता है, वो पार्टिकल नहीं होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग होता है। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल्स निकालते जाते हैं, जैसे जैसे ये पार्टिकल्स निकालते जाते हैं, रेडिएशन निकालते जाते हैं, न्यूक्लियस में बैलेंस बनता जाता है, और ये स्टेबल स्टेट में पहुंचने लगता है, स्टेबल स्टेट में पहुंचने लगता है, जो कि ये चाहता है कि स्टेबल स्टेट में पहुंचे। सब लोग भटक रहे हैं, आप लोग इतना पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, शांति चाहिए। ये नहीं है कि रात में दिन में उठ के पढ़ते रहे, घूमते पढ़ते रहे, काम करते रहे। सबको स्टेबिलिटी चाहिए, दैट्स वाई आप लोग भी इतना मेहनत, तो सबको चाहिए होता है। इसलिए मैंने बताया था कि कभी भी लिखते हैं तो उनके पास कोई स्टेबिलिटी चाहिए होता है, जो चीज में किसी किसी का पर्सनल लाइफ में दिक्कत है, किसी का मैरिटल लाइफ में दिक्कत है, तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको उसमें स्टेबिलिटी चाहिए होता है कि प्रॉब्लम चल रही है, उस वो सॉल्व हो जाए। किसी के
घर में इकोनॉमिक फाइनेंशियली इनएस्टेबिलिटी है तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहता है। अभी जो हमारा ये उसमें उसमें सबकी इच्छा होती है उसको नौकरी मिले, वही उसके लिए स्टेबिलिटी का रीजन होता है। स्टेबिलिटी पाने का वही मीन्स होता है कि उसको अल्टीमेटली उसको चाहिए कि शांति रहे, स्टेबिलिटी रहे, फिर वो जीवन एंजॉय कर पाए, जो कि होता नहीं है। फिर से नया इनस्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, फिर नया इनस्टेबिलिटी जन्म ले लेती है, होता है, ठीक है। बट फिर भी अगर जो मेन एस्पिरेशन होती है वो पूरा हो जाती है तो मानसिक स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, अब मान लीजिए एक कप में चाय रखा हुआ है, चाय रखा हुआ है, सब कुछ, ये मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ को, ये जो बताया था मैंने कि नेचुरल नेचर का ये बेसिक क्या है, ये आदत है। जितने भी चीजें हैं इस पूरे यूनिवर्स में, नेचर में, सबकी एक बेसिक नेचर है कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए सब बता रहा हूँ। जैसे कि चाय ही है, अगर कप में चाय है वो क्या होता है, वो गर्म होता है। कप में अगर चाय रखा गया है, गर्म चाय, वो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होता है। एक गर्म चाय में ज्यादा एनर्जी होता है, तो अपने आप वो क्या होने लगता है, वो उसके बाद वो क्या होगा, वो ठंडा होगा, क्यों होगा? क्या होगा निहारिका? एक गर्म चाय को कप में रख दिया जाए तो ठंडा होने की तरफ बढ़ता है या गर्म होने की तरफ बढ़ता है? सर ठंडा होने की तरफ। हाँ, वो नॉर्मल टेम्परेचर का आना चाहता है, वो भी स्टेबल स्टेट में आना चाहता है, ठीक है। एक चाय जो है वो भी स्टेबल स्टेट में आना चाहता है, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर। उसे भी पसंद नहीं है कि उसको गर्म करके छोड़ दिया गया हुआ है, उसको भी ठंड होना है। मतलब सब कुछ प्रकृति में जितने भी चीजें, सबको स्टेबल रहना है। वैसे ही रेडियो एक्टिव एटम जो है, उनके अंदर भी एक्स्ट्रा एनर्जी भरा पड़ा हुआ है, उनके अंदर भी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भरे पड़े हैं, उसको निकाल के फेंकने लगते हैं, बाहर निकालने लगते हैं, ताकि वो स्टेबल बने और स्टेबिलिटी बनती है। आई होप मतलब आप लोग को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, बेसिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड ये जो पूरा रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसी से कंसर्न में, ठीक है। बड़ा निहारिका? यस सर। हाँ हाँ, नहीं तो कोई भी अभी भी दिक्कत है आपको अनस्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, स्टेबिलिटी पाने के रिगार्डिंग, उसके पाने की वजह के रिगार्डिंग, तो अभी पूछिए, क्योंकि सबका रीजन मैंने बता दिया कि अनस्टेबल होने से क्या मतलब है। अनस्टेबल होने से मतलब है उसका न्यूक्लियस का अनस्टेबल हो जाना, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या का डिफरेंस हो जाना, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, ठीक है। और अनस्टेबल एटम जो होते हैं उसी को रेडियो एक्टिव एटम कहते हैं, उसी को, उसका जो न्यूक्लियस होता है इनस्टेबल होता है। वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को, रेज को रिलीज कर रहा होता है। इसको इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, डीके हो रहा है। और ये होता क्यों है? ताकि वो स्टेबिलिटी रहे, ताकि वो नॉर्मल बन जाए, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी भरा पड़ा है उसके अंदर वो निकाल दे, वो एमिट कर दे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम, ये जो एमिट कर दे रहा है चीजों को, ये जो रेडिएशन निकल रहा है एटम के अंदर से, उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है। उसकी वजह से इतना इफेक्ट पड़ता है कि एटम ही बदल जाता है, ठीक है। ये जो एमिशन होता है रेडियो एक्टिविटी के दौरान, जो एमिशन होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है उस एटम पे? तो उसका इफेक्ट इतना भी पड़ सकता है ज्यादा कि वो एटम बदल जाए, उस एटम का स्ट्रक्चर ही पूरा का पूरा बदल जाए। तो अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया था, यूरेनियम जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एटम है, और वो अपने आप का, उसका डीके होता है, वो फिर दूसरा बन जाता है, दूसरा भी बन सकता है। तो रेडिएशन उसके अंदर से जो निकलता है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को बदल देता है। अब आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड वेरियस टाइम्स कि रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या रिलीज होता है, क्या क्या रिलीज होता है आपको पता है? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा या गामा, ठीक है। यही रिलीज हो रहा है, इसी के रिलीज होने से इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बदल जाना है। कैसे बदल जाना है? तो अच्छा, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बदलने के लिए क्या जरूरी है? एक एटम के अंदर में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन घूम रहा होता है, और एटम का एटॉमिक नंबर किस चीज पर डिपेंड करता है? एटम का एटॉमिक नंबर किस चीज पर डिपेंड करता है, पता है आपको? एटम का हम एटॉमिक नंबर जो बताते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है उसका? वो एक्चुअली उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, लिख लीजिए अगर नहीं पता है तो। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिसाइड द एटॉमिक नंबर। जो आप एटॉमिक नंबर रटे हुए रहते हैं, वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड होता है। क्या कल्पना, नोट डाउन कर लिया तुमने?
सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। मैंने बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है, वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड करता है। एक एलिमेंट में कितना प्रोटॉन है, उसके एटम में कितना प्रोटॉन है, वो डिसाइड करता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। उसी के एटॉमिक नंबर तो हमारा बनाया हुआ चीज है ना, तो हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजा दिए हुए हैं, सारे एलिमेंट्स को सजा दिए हुए हैं। वो तो हमने सजा दिया हुआ है अपने सहूलियत के लिए, पढ़ने के लिए। वो किस वे में सजाया गया है, वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के वे में सजाया गया है। जिसमें जितना प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। ठीक है कल्पना? जी सर। हाँ। तो रेडियो एक्टिव डीके जब होता है तो उससे क्या होता है, उससे एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि अल्फा बीटा डीके की वजह से बदल जाता है। अब अल्फा बीटा डीके कौन समझते हैं? अल्फा डीके जब होता है, अल्फा डीके जब होता है तो इसमें दो प्रोटॉन्स एंड दो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। क्या होता है? रिलीज होता है। ये तीन तरह की चीजें एमिट होती हैं, तो ऑलरेडी आपको पता है। रेडियो एक्टिव डीके में ये तीन तरह का चीज एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रे। तो अल्फा डीके कौन सा समझते हैं? अल्फा डीके होता है तो एटम से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का लूज होता है, वो रिलीज हो जाता है। एटम अपना दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन लॉस्ट कर देता है, खो देता है। अब बताइए कि जब एटम दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन लॉस कर देगा तो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या घटेगा? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या घटेगा? चलिए मैं बताता हूं। अभी मैंने बताया कि एटम का एटॉमिक नंबर जो है, सब चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है? एटॉमिक नंबर जो है वो किस चीज पर डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंडेंट है। अभी बताया मैंने, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ मैंने दो प्रोटॉन लूज करा दिया, दो प्रोटॉन लूज करा दिया, यानी कि प्रोटॉन दो कम हो गया। अब एटॉमिक नंबर में दो कमी हो जाएगा ना, क्योंकि जितने प्रोटॉन से उतना एटॉमिक नंबर है। अगर 10 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर हो गया और दो प्रोटॉन लूज हो गया, तो अब एटॉमिक नंबर क्या बच गया? 8 बच गया। क्योंकि हम क्या लॉस होना कंसिडर करेंगे? प्रोटॉन्स का लॉस होना, क्योंकि प्रोटॉन्स में डिपेंडेंट है। तो अल्फा डीके में जब दो प्रोटॉन लूज हो जाता है, एटॉमिक नंबर अल्टीमेटली कितने से डिक्रीज हो जाएगा? अल्टीमेटली 2 से डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि एटॉमिक नंबर भी तो कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन की वजह से नहीं, प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन से ही तो एटॉमिक नंबर हम डिसाइड करते हैं। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके। अब एटम एटम एलिमेंट ही बदल गया, उस वो एलिमेंट ही चेंज हो गया ना। 8 से 6 पर आ गया। पढ़ते हैं ना आप लोग, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हीलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोडिन करके आप याद करते हैं। तो हर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अलग अलग एलिमेंट है। अब दो कम कर दिया, अलग दूसरा बन गया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लॉस होने से दो प्रोटॉन लूज हुआ, तो उसका एटॉमिक नंबर दो नंबर से घट गया। क्योंकि प्रोटॉन से ही डिसाइड होता है एटॉमिक नंबर, इसको याद रखिएगा, इसी के बेसिस पर सब बता रहा हूँ। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच डिसाइड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। अब जब प्रोटॉन में कमी होगी तो एटॉमिक नंबर घटेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो अल्फा डीके में जब दो प्रोटॉन लॉस हो जा रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? दो नंबर से कम हो जाएगा, दो और घट जाएगा। यानी कि एलिमेंट ही चेंज हो गया, यानी कि न्यू एलिमेंट बन गया। क्योंकि दो एटॉमिक नंबर घट जाने का मतलब नया एलिमेंट बन गया, एक भी घट गया तो नया एलिमेंट बन गया। ये अल्फा डीके से होता है ये। अब इससे समझ में आ गया कैसे आपको रेडियो एक्टिव डीके में नया एलिमेंट, एटम का स्ट्रक्चर ही बदल गया। अल्फा डीके होने में क्या अल्टीमेटली हम देखे कि नया एलिमेंट ही बन गया, वो एटम का स्ट्रक्चर ही बदल गया। अब बीटा डीके में भी यही होता है। अल्फा डीके समझ में आया? कल्पना, फिर मैं मिटाऊं तो बढ़ू। अल्फा डीके में दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स एटम लूज कर देता है। अब सिंस द एटम इज लूजिंग टू प्रोटॉन्स, उसका एटॉमिक नंबर दो से घट जाएगा, और दो से घट जाने का मतलब नया एलिमेंट बन गया, क्योंकि थोड़ा भी घटा या बढ़ा तो नया एलिमेंट बन गया। तो व्हाट वी सी, इसमें कंसिडर करने लायक ये बात है कि रेडियो एक्टिव डीके हुआ जिसमें अल्फा अल्फा डीके हुआ, और अल्फा डीके को होने की वजह से अल्टीमेटली उस एटम का स्ट्रक्चर ही बदल गया, वो नया एटम में बदल गया, नया एलिमेंट में बदल गया। ठीक है कल्पना? यस सर। ओके, अब बीटा डीके को देखते हैं। बीटा डीके को देखते हैं। तुम इसको कर रहे हो कि नहीं है सब चीज को, और निहारिका? यस सर। ओके ओके।
बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके इसमें क्या होता है कि या तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन्स में बदल जाता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन जाता है। इसमें पहला क्या हो सकता है, प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। अब बताइए, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, अब दिमाग लगा के बताओ, तो एटॉमिक नंबर पे क्या असर पड़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा घट जाएगा, क्या होगा? अगर मान लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? बताओ 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 निहारिका, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया, एटॉमिक नंबर क्या किस चीज पे डिपेंड कर रहा है वो आपको पता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। जाएगा सर। एटॉमिक नंबर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स, यस सर, तो कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि मान लो 5 प्रोटॉन था, उसमें से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया, तो प्रोटॉन तो 4 ही बचा ना, एक तो बदल लिया अपने आप को। अब प्रोटॉन जो भी बदल लेगा वो तो कम हो गया ना, अब बचे हुए प्रोटॉन पे एटॉमिक नंबर डिपेंड करेगा, यानी कि कम हो जा रहा है। ठीक है, कल्पना और शाश्वत तुम लोग भी समझो, प्रोटॉन्स अगर न्यूट्रॉन्स में बदल लिया तो जितने भी बदल गए उतने तो कम हो गए ना प्रोटॉन्स। अब जितने कम हो गए वही डिसाइड करेगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन से डिसाइड होना है। अब प्रोटॉन्स बदल गया न्यूट्रॉन्स में तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा तो एटम चेंज हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर कम हो या ज्यादा हो एटम चेंज होना है। तो आप समझ गए ना, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। कल्पना तुम्हें समझ में आया क्यों, क्यों कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, इसकी वजह से कम हो जाएगा। जी सर, आ गया। हाँ ये देखो, ये सब अगर समझे नहीं रहोगे ना तो बस रटना पड़ेगा ये सब चीज को, और रटना ना बहुत मुश्किल है कि यहाँ प्रोटॉन कम हो जाए, डीके में अल्फा डीके में क्या कैसे कैसे नया पार्टिकल बन जा रहा है, कैसे नया एटम बन रहा है, बीटा अगर कन्वर्ट हो रहा है कौन किस में, तो कौन घट जा रहा है बढ़ जा रहा है। रट तो इंसान सकता ही है सब कुछ बिना समझे हुए, बट एक बार आप समझ लेंगे तो फिर रटना ही क्यों पड़े। आप समझ गए हैं कि रेडियो एक्टिव में अल्फा बीटा गामा निकल ही रहा है, इन्हीं 3 को तो बस समझना है ना। अल्फा अल्फा जब निकलता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लॉस हो रहा है, अब जब लॉस ही हो रहा है तो एटॉमिक नंबर घट गया ऑटोमेटिकली। बीटा डीके में पहला क्या हो सकता है, या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला तो प्रोटॉन की संख्या कम हुई, और प्रोटॉन की संख्या कम हुई तो इसके अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उस एटम का स्ट्रक्चर बदल गया, नया बदल गया। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल सकता है। देखो सब कुछ न्यूक्लियस में चल रहा है, मैंने बार बार बताया हुआ है, ये न्यूक्लियस का इम्बैलेंस है जो दूर किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन तो जैसा था वैसा रह रहा है, ये अनस्टेबल एटम का, रेडियो एक्टिव एटम का न्यूक्लियस में इम्बैलेंस है, उस न्यूक्लियस के इम्बैलेंस को दूर किया जा रहा है। न्यूक्लियस में सब कुछ चल रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खेल चल रहा है। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदल जाए तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बदलेगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो डिक्रीज हो जाएगा। जाएगा, क्या होगा निहारिका? इंक्रीज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब एक नया प्रोटॉन मिल गया, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला तो नया प्रोटॉन आ गया, नया प्रोटॉन हो गया तो क्या हो गया, प्रोटॉन्स की संख्या में इनहेंसमेंट हो गया, और इनहेंसमेंट हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ जाएगा, तो एटॉमिक नंबर इनहेंस हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे अल्फा डीके में और बीटा डीके में एटम का स्ट्रक्चर बदल लिया, एटम का स्ट्रक्चर अपने आप बदल लिया, नया एलिमेंट का फॉर्मेशन हो गया, और इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्रोटॉन्स से डिसाइड होता है एटॉमिक नंबर, तो एक्चुअली प्रोटॉन्स का नंबर बदल रहा है। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में जब कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोटॉन्स बढ़ जा रहा है, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोटॉन्स घट जा रहा है। ठीक है, और अल्फा डीके में तो दो नंबर से घट ही जा रहा है, अल्फा डीके में 2 प्रोटॉन्स का लूज हो जाता है। वैसे ही यूरेनियम जो है वो डीके होते होते लीड बन जाता है। ठीक है, यूरेनियम डीके होते होते लीड बन जाता है, लेड बन जाता है, जो भी आप करे पढ़े उसको। अब जो है, अब गामा रेस को देखते हैं, गामा रेस को देखते हैं। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, गामा जो है वो कोई पार्टिकल ही नहीं है, गामा इज नॉट अ पार्टिकल, लिख लो आप उसको, गामा का प्योर एनर्जी कह सकते हैं, गामा इज आर प्योरली एनर्जी, दे आर नॉट पार्टिकल्स, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिडर किए जाते हैं। उससे जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से नंबर पे चेंज नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और क्योंकि उनका उनसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर नहीं चेंज होते हैं, इसलिए उससे एटम का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, एटम का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। एटम का स्ट्रक्चर बदलने के लिए ये जरूरी है कि उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या में बदलाव आए,
तो गामा के एमिशन से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के संख्या में एमिशन नहीं होता है। गामा जो है वो प्योरली एनर्जी होते हैं जो कि रिलीज हो रहे होते हैं, दे आर पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है कल्पना, गामा रेज आर नॉट पार्टिकल्स। गामा जो है वो पार्टिकल्स नहीं होते हैं, गामा रेज आर नॉट पार्टिकल्स। ठीक है, नोट डाउन कर ली कल्पना? सर ये रेज होती है तो फिर इससे स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एनर्जी है जो कि एमिट हो रहा होता है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब अल्फा डीके होता है ना और बीटा डीके होता है, तो अल्फा डीके होने से और बीटा डीके होने से, डीके होने के बाद जो बचे हुए एनर्जी होते हैं वो गामा के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, गामा के फॉर्म में। और इसके साथ तो ये खुद पार्टिकल है, अल्फा जो है खुद पार्टिकल है। जैसे कि हमने देखा अल्फा डीके में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो जा रहे थे, लूज हो जा रहे थे, और बीटा में कन्वर्ट हो जा रहा था, अल्फा बीटा में, और सॉरी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स। लेकिन गामा जो है उसमें वो खुद पार्टिकल्स है ही नहीं, तो पार्टिकल्स नहीं रिलीज हो रहा होता है, वो बस एनर्जी के फॉर्म रिलीज होता है। अल्फा डीके जब हो रहा है, बीटा डीके जब हो रहा होता है, लेफ्ट ओवर एनर्जी है ना, वो गामा के फॉर्म में, गामा रेज के फॉर्म में रिलीज होता है। उससे स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आता है क्योंकि उसके रिलीज होने से प्रोटॉन्स के नंबर पे और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हमने देखा कि अल्फा के एमिट होने से प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर पे इफेक्ट हो रहा है, प्रोटॉन जो है घट जा रहा था अल्फा में, बीटा से भी घट या बढ़ जा रहा था। अगर कन्वर्ट हो गया तो एक कम ज्यादा हो गया ना, किसी से भी न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट होते, न्यूट्रॉन कम हो गया प्रोटॉन बढ़ गया, इफेक्ट तो पड़ा ना नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, या एक दूसरा कम हुआ तो एक ज्यादा हो गया। लेकिन गामा रेज के एमिशन से, इसके एमिशन होने से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। दैट्स व्हाई ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं लाते। समझिए निहारिका? यस सर। मान लो कोई इंसान है, मान लो मैं हूं, मैंने एक बैग लिया हुआ है, ठीक है, मैंने भारी एक बैग लिया हुआ है, और इस बैग को मैं लूज गिरा दूं। ये बैग है तो मेरा मास बढ़ा हुआ है, ये मैंने बैग लिया हुआ है, मास इनहेंस हो रखा है मेरा। इसको मैं अगर लूज कर दूं तो मैं अपने 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 साथ जो एक मास था उसको मैंने हटा दिया, इसको ड्रॉप कर दिया हुआ। एक भारी बैग मैंने लिया हुआ था तो एक अपने अंदर से मैंने पार्टिकल को लूज कर दिया, एक मास को अपने आप से हटा दिया। इसको अल्फा डीके कहते हैं, इसको अल्फा डीके कहते हैं। एक सेकेंड, मंगला प्रसाद, ठीक है। तो बैग को जब गिरा दिया मैंने अपने साथ को, तो ये अल्फा डीके हो गया क्योंकि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल था मेरे पास, एक एक्स्ट्रा मास था मेरे पास जिसको डीके हो गया, जिसको मैंने लूज कर दिया। बीटा डीके में क्या होता है, मान लो मैंने कपड़े पहने हुए हैं और मैंने पूरा का पूरा कपड़ा ही बदल लूं, मैं हुलिया बदल लूं, हाथ को पैर की जगह लगा दूं, पैर को हाथ की जगह लगा दूं। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी मैंने अपना आइडेंटिटी बदलने की कोशिश किया। मैंने अपने चीजों, एक दूसरे को बदल दिया रखा है मैंने, एक दूसरे को बदल, एक चीज, अपने चीजों को बदल करके अपनी आइडेंटिटी बदलने की कोशिश की है। बीटा डीके में यही होता है, जो उसका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके अपने आप में वो कन्वर्ट होकर एक दूसरे में बदल करके उसके स्ट्रक्चर में चेंज लाना शुरू करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लूज कर रहे हैं, अल्फा में लूज कर रहा था, जैसे मैंने बैक ड्रॉप कर दिया, इसको आप अल्फा डीके कह सकते हैं। अब मैं अपने कपड़े बदल लूं, हाथ को पैर की जगह लगा दूं, पैर को हाथ की जगह लगा दूं, इसको बीटा डीके कह सकते हैं। ये मैं अपनी स्ट्रक्चर को बदल रहा हूँ अपने आप में चेंजेस ला करके। अब मान लीजिए गामा रेज में, अब मान लीजिए मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। अब चिल्लाने से क्या हो रहा है, मैं एनर्जी एमिट कर रहा हूँ, एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ। तो मेरे चिल्लाने से मेरे स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आएगा? आएगा निहारिका? क्या मेरे फिजिकल अपीयरेंस में कोई बदलाव आएगा? नो सर। नहीं आएगा, ये बस मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ। तो गामा डीके को आप ये कह सकते हैं कि कोई इंसान जब चिल्ला रहा है, मैंने बैक ड्रॉप किया, अपना मास लूज कर दिया, मैंने हाथ को पैर से बदल करके भी अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश की, मैंने बदल ही डाला खुद को, ठीक है। और मेनली कोई पर्सन है या मैं हूँ, मैं साउट कर रहा हूँ, लाउडली साउट कर रहा हूँ, एनर्जी तो मैं अभी भी रिलीज कर रहा हूँ, एनर्जी चिल्लाने से भी मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ, बट इससे मेरे स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया, मुझमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया, ये बस मैं एक एनर्जी रिलीज कर रहा था। दैट्स वाई जब गामा रेज एमिट होती है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि एक्चुअली वो कुछ लूज नहीं कर रहा होता है, वो जो लेफ्ट ओवर एनर्जी है उसको लीज कर रहा होता है। अल्फा डीके बीटा डीके के बाद जो लेफ्ट ओवर एनर्जी है उसको लीज कर रहा होता है। ठीक है निहारिका, समझ में आया? यस सर। शाश्वत बताओ।
यस सर। ओके। अब ये समझ में आ गया तो हम अगले बढ़ते हैं हाफ लाइफ पे, ठीक है। हाफ लाइफ वर्ड तुम लोगों ने सुना हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ब्याज वृक्ष में पूछा हुआ है हाफ लाइफ। एक टर्म होता है, इसी से रिलेटेड है हाफ लाइफ, ठीक है। शाश्वत नाम सुना हुआ है तुमने? सुना है सर, सुना है। याद नहीं आ रहा लेकिन कुछ कुछ ये आर्टिकल्स के रेफरेंस में कि आधी वो अपनी लाइफ टाइम में वो क्या था, कुछ तो है। एग्जैक्ट आ ओके। नहीं रहा यार। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है निहारिका, क्योंकि शाश्वत की वॉइस जो है वो ब्रेक हो रही है। सर क्लियर आ रही है दोनों की। आपकी आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आइए हम हाफ लाइफ को समझते हैं। हाफ लाइफ जो है एक समय सीमा को तो बता रहा है, एक टाइम को डिनोट कर रहा है। ये कल्पना का लग रहा है, आउट कैसे करा रही है। हाफ लाइफ किस समय को बता रहा है? तो हाफ लाइफ उस समय को डिनोट कर रहा है जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, हमने पढ़ चुका है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, उनका डीके हो रहा होता है, वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को, रेस को रिलीज कर रहे होते हैं। तो जब जब तक जितने समय में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपना हाफ जो हाफ जो उसका डीके हो जाए, उस समय को हम हाफ लाइफ कहते हैं। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के हाफ डीके होने में जो समय लगता है, उसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। सो हाफ लाइफ कैन बी सेड टू बी अ टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ ए सब्सटेंस टू डीके। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आधा डीके हो जाने, यूरेनियम हमने देखा, यूरेनियम को आधा डीके हो जाने में जो समय लगेगा, वो कहा जाएगा यूरेनियम का हाफ लाइफ है। जितने भी रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनका अपना फिक्स हाफ लाइफ होता है। ये फिक्स हाफ लाइफ सबका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, लेकिन सबका अपना अपना फिक्स होता है कि किसका हाफ लाइफ क्या है। तो हाफ लाइफ से आप क्या समझेंगे? मान लो मान लो कि मेरे पास 100 सिक्के हैं, ठीक है। मेरे पास 100 कॉइन्स है जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से बन के मिलकर बने हुए हैं। आई हैव 100 कॉइन्स विच आर मेड अप ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो मान लो एक हाफ लाइफ बीतने के बाद, आफ्टर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वन हाफ लाइफ, मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास अभी भी 50 कॉइन्स बचेंगे जो कि अभी भी रेडियो एक्टिव है। और 50 क्या हो गया? 50 डीके हो गया। 50 डीके हो गया क्योंकि मैंने बताया कि आधा रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके होने में जो समय लगा, वही हाफ लाइफ है। तो मेरे पास पहले से 100 सिक्के थे, पहले से 100 सिक्के थे, कॉइन्स है, रेडियो एक्टिव कॉइन्स है मान लो। तो वन हाफ लाइफ के बाद मेरे पास कितना बच गया? 50 स्टिल रेडियो एक्टिव कॉइन्स बच गया। और 50 क्या हो गया? 50 डीके हो गया। दो हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? दो हाफ लाइफ के बाद 25 बचेगा। 25 स्टिल रेडियो एक्टिव बच गया कॉइन। और 75 क्या हो गया? 75 डीके हो गया, ठीक है। एक हाफ लाइफ में आधा डीके हो जा रहा है और आधा स्टिल रेडियो एक्टिव बच रहा है। समझ में आ रहा है निहारिका? यस सर। ओके। तो और ये समय जो है, जो एलिमेंट होते हैं उनका अपना अपना हाफ लाइफ अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट का क्या नेचर है। ये बहुत कम और बहुत ज्यादा भी हो सकता है कुछ सेकेंड हो किसी एलिमेंट का हाफ लाइफ, कुछ सेकेंड हो, फ्यू सेकेंड हो, किसी का मिनट हो, किसी का साल हो, किसी का मिलियंस ऑफ ईयर्स हो। इट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द नेचर ऑफ दैट एलिमेंट कि उसका हाफ लाइफ क्या है, उसको आधा डीके हो जाने में कितना समय लगने वाला है, उसके आधा रेडियो एक्टिव मटेरियल को डीके हो जाने में कितना समय लगने वाला है। मान लो मेरे पास एक बाल्टी है, बकेट है, ठीक है, और उसमें क्या भरा हुआ है? आइस आइस भरा हुआ है, आइस क्यूब भरा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। एक आई हैव अ बकेट फुल ऑफ आइस क्यूब्स। अब मान लो कि 10 मिनट में 10 मिनट में, आफ्टर 10 मिनट, आइस क्यूब है तो क्या होगा? गलेगा कि नहीं गलेगा? गलेगा कि नहीं निहारिका आइस क्यूब? यस सर। हाफ आइस क्यूब क्या हो गया? मेल्ट्स, मेल्ट्स हो गया। आधा ही बचा है, आधा ही बचा है। 10 मिनट में आधा आइस क्यूब मेल्ट हो गया, आधा ही बचा। अब तो क्या कहेंगे? ये 10 मिनट जो है क्या हो गया? हाफ लाइफ ऑफ दैट आइस हो गया, हाफ लाइफ ऑफ दैट आइस हो गया। आइस क्यूब का वो हाफ लाइफ हो गया क्योंकि उसको 10 मिनट लग गया आधा गायब हो जाने में, आधा गल जाने में, आधा मेल्ट हो जाने में। उसको कितना समय लगा?
10 मिनट्स लगा। तो 10 मिनट शैल बी कंसीडर्ड एज हाफ लाइफ ऑफ दैट आइस। यानी कि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अगर आधा डीके हो जाने में 1 दिन लगता है, तो उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ क्या होगा? 1 दिन हो गया। 1 दिन इसका क्या हो गया? हाफ लाइफ हो गया। ठीक है कल्पना, समझ में आ गया? हाफ लाइफ का क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप लोग समझ गए। 700 में समझ में आया? ओके। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आधा डिके होने में जो समय लगे, हाफ डिके होने में जो समय लगे, वही उसका हाफ लाइफ कहा जाता है। हाफ लाइफ कहा जाता है। अब एक और चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है पता है सब? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स? किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जाता है? लिख लो, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। गाइगर मुलर। गाइगर मुलर जीएम काउंटर इसको कहा जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएम काउंटर कहा जाता है, गाइगर मुलर काउंटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो चुके हैं, लेकिन ये इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके डिटेक्ट किया जाता है क्या? क्या डिटेक्ट किया जाता है निहारिका? रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। ओके, चलो अब हम लोग दो कंसेप्ट को भी बहुत छोटे छोटे हैं समझ लेते हैं आज के क्लास का, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। सबने सुना होगा न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। सुना है कि नहीं सुना है शाश्वत? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन सुना हुआ है कि नहीं? ओके ओके ओके। तो कोई बताएगा ब्रीफ में कि क्या समझते हैं आप न्यूक्लियर फिजन से या फ्यूजन से? पहले मैं फ्रीजन लिखा हूँ, फ्रीजन का बताइए। ठीक है, एफ आई लिखा है, फ्रीजन एफ आई डबल एस आई, क्योंकि इसके दोनों सिमिलर वर्ड्स नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक फ्यूजन है, एक फ्रीजन है। तो न्यूक्लियर फ्रीजन क्या है वो बताओ निहारिका, कल्पना पता है? नो सर। सर जब कोई भी एटम रहता है, उसका जो न्यूक्लियस रहता है वो मतलब स्प्लिट होकर के ज्यादा पार्ट्स में बट जाता है, तो वो फिजन होता है। एंड ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इनमें ऐसा रहता है कि अनकंट्रोलेबल रहता है और फिर वो बढ़ते ही जाते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो होता ही चला जाता है, होता ही चला जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। निहारिका ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक कोई भी हेवी एटम जो है वो टूट के बटने लगता है। ठीक है, एक हेवी एटम जो है वो मान लो टूट के दो छोटे छोटे एटम से छोटे छोटे एटम से बट गया। इसी प्रोसेस को, एक बड़े एटम को टूट के छोटे छोटे एटम्स में बट जाने का प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इस प्रोसेस में बहुत एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच अ हेवी एटम splits splits into two smaller atoms। दो छोटे एटम्स में स्प्लिट हो जाता है। एंड इन दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इस प्रोसेस में एनर्जी का एमिशन होता है, वो भी थोड़ा मोड़े नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये होता कैसे है? होता ही ऐसा है कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आप समझते हैं न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है? कल्पना, न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है एटम के? न्यूक्लियस में होता है, ऑर्बिट में होता है, कहाँ होता है? द न्यूक्लियस में। बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। मान लो होता यह है कि जब न्यूट्रॉन किसी हैवी एटम पे, जैसे कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम एक हैवी एटम है। ठीक है, ये एक हैवी एटम है, बताया था मैंने। यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव एटम है। तो जब न्यूट्रॉन जो है एक हैवी एटम पे स्ट्राइक करता है, उसको हिट करवाया जाता है या हिट होता है। न्यूट्रॉन जब एक हैवी एटम पे हिट करता है तो उस हैवी एटम को तोड़ देता है। उस हैवी एटम को तोड़ देता है दो पार्ट में, दो पार्ट में तोड़ दिया। अब इन दो पार्ट को फिजन प्रोडक्ट कहते हैं, फिजन
प्रोडक्ट कहेंगे, इसको भी फिजन प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि फिजन से टूटा है। फिजन हमेशा FI वाला मैं बोल रहा हूँ, अभी फ्यूजन बाद में आएगा, ठीक है, हमेशा भी फिजन चल रहा है। तो जब न्यूक्लियस स्ट्राइक किया यूरेनियम पे, जो कि एक हेवी एटम है, तो उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया हुआ है। अब जो टूटने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिले हैं, जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुआ है, उसको फिजन प्रोडक्ट कहा जाता है साइंस में, क्योंकि फिजन से प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया है फिजन प्रोडक्ट। तब होता क्या है कि अभी जो प्रोसेस हुआ, न्यूट्रॉन का इस पे स्ट्राइक करना और इसको दो पार्ट में टूटना, इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और साथ साथ कुछ और न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो जाते हैं स्ट्राइक करने की वजह से। इससे एनर्जी रिलीज तो हो ही रहा है, और इस प्रोसेस में कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो गए। अब वो न्यूट्रॉन क्या होता है, फिर दूसरा अगर यूरेनियम एटम दिखा, उस पर भी स्ट्राइक करेगा, उसको भी सेम तोड़ देगा, और उसमें भी न्यूट्रॉन रिलीज होगा। फिर वो जो आगे दिखेगा, क्या दिखेगा, यूरेनियम एटम, फिर से उस पर स्ट्राइक करेगा, फिर उसको दो भाग में तोड़ देगा, और साथ साथ क्या रिलीज हो रहा है, तो जो हर बार एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहा है। तो उसके सामने अगर फिर से आया, फिर से वो एटम मिल गया यूरेनियम का जो हैवी एटम है, फिर से स्ट्राइक करेगा, फिर इसको, ये होता ही चला जाता है। इसको चेन रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये होता ही चला गया न्यूक्लियर फिजन जो होता है। और उसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो ये यूरेनियम हो गया, ये क्या हो गया, यूरेनियम हो गया, जो कि ये क्या है, हेवी एटम है। अब इस पे क्या स्ट्राइक कर रहा है, इस पे ना एक, सॉरी, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन आकर के स्ट्राइक किया यूरेनियम पे। अब यूरेनियम जो है वो टूट करके दो भाग में बट गया। क्या बट गया, इसको दो भाग में जो टूट के ऑब्टेन हुआ है, उसको क्या नाम दिया था मैंने, जो दो पार्ट ऑब्टेन हुआ है उसका क्या नाम दिया था मैंने, फ्यूजन प्रोडक्ट, फ्यूजन प्रोडक्ट, फ्यूजन प्रोडक्ट। और किसी को पता है यूरेनियम का एक्चुअल फ्यूजन प्रोडक्ट क्या होता है? यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, तो एक्चुअली कौन से फ्यूजन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं? ये बैरियम ऑब्टेन होता है, बैरियम, क्रिप्टन ऑब्टेन होता है। ये आप ना भी रखेंगे, ये पूछता नहीं है, बट आप जान जाइए बस। यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, न्यूक्लियर फिजन होता है जब इसका, तो जो ऑब्टेन्ड फिजन प्रोडक्ट है वो कौन कौन सा होता है? बैरियम और क्रिप्टॉन होता है, जो दो पार्ट में बट रहा है, तो बैरियम में टूट के बन जाता है और क्रिप्टॉन हो जाता है, ठीक है। तो याद भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, पूछता नहीं है ज्योमेट्री में। लेकिन फिजन प्रोडक्ट कहते हैं जो ऑब्टेन हुआ है इसको। और क्या रिलीज हुआ, मैंने बताया कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, बहुत सारा एनर्जी। ये दिख रहा है नीचे जो मैंने लिखा है निहारिका? नो सर, लेकिन आपने क्रिप्टन लिखा है तो पता है। ओके, यहाँ तक, हाँ, बस यहीं तक दिख यहाँ रहा है। तक दिख रहा है, हाँ ठीक है। ये मैं ऊपर लिख देना चाहिए था, मैं ध्यान नहीं दिया। मैं इधर बांट दे रहा हूँ इसको। यहाँ दो प्रोडक्ट मिला, ठीक है। ये दोनों क्या है? फिजन प्रोडक्ट है, फिजन प्रोडक्ट है, ये फिजन प्रोडक्ट है। और क्या नाम दिया था मैंने, कौन कौन से फिजन प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं जब यूरेनियम पे स्ट्राइक करता है? बैरियम और क्रिप्टन। बहुत बैरियम और क्रिप्टन। और साथ साथ क्या रिलीज होता है, और साथ साथ बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज रिलीज हो रहा है, एक और चीज, वो है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, इधर भी न्यूट्रॉन गया मान लो। अब देखिए, जब यूरेनियम पे स्ट्राइक किया न्यूट्रॉन, व्हेन न्यूट्रॉन स्ट्राइक फ्रॉम द यूरेनियम, देन यूरेनियम का जो एटम है वो स्प्लिट कर गया दो पार्ट में। किसमें किसमें? बैरियम में और क्रिप्टन में। और बैरियम क्रिप्टन ही फिजन प्रोडक्ट है। इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी एमिट हुए, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुआ, और रिलीज हुआ कुछ न्यूट्रॉन। अब यही जो न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है ना, अगर इसके आगे एक और यूरेनियम, इसके आगे एक और यूरेनियम अगर रहता, उस पर जाके स्ट्राइक कर जाता, उस पर स्ट्राइक करेगा, उसको भी सेम दो पार्ट में, फिर से यही प्रोसेस हो जाएगा, उसको दो पार्ट में तोड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगा और न्यूट्रॉन रिलीज होगा। फिर वो न्यूट्रॉन आगे उसके यूरेनियम मिलेगा, उस पर स्ट्राइक करेगा, ऐसे ही ऐसे ही चेन रिएक्शन फॉर्म हो जाता है। ये स्ट्राइक चलता रहता है और ये रिएक्शन चलता रहता है, इसी को कहते हैं चेन रिएक्शन। समझ में आया?
कल्पना बताओ। सर आ गया। ओके, तो क्वेश्चन पूछे कि न्यूक्लियर फिजन जो है उसका जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फिजन प्रोडक्ट। उसमें और क्या एमिट होता है, क्या एमिट होता है? उसमें एमिट होता है एनर्जी, उसमें एमिट होता है न्यूट्रॉन, और फिजन प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है। और वही न्यूट्रॉन फिर से आगे अगर फिर से वो मिल गया हैवी एटम जिस पे स्ट्राइक किया था, फिर से वो स्ट्राइक करेगा, फिर से ऐसे ही टूटेगा, और वो भी फर्दरेंस में ऐसा ही चलेगा। इसी को कहते हैं चेन रिएक्शन। ये न्यूक्लियर फिजन में होता है, न्यूक्लियर फिजन में होता है। न्यूक्लियर फिजन का कोई एग्जांपल आपको पता है जो कि जिसका यूज होता है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, उसमें फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन ही कराया जाता है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। जो पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका यूज किस चीज में होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय यूज ऑफ दिस फेनोमेना न्यूक्लियर फिजन, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, नोट कर लो इसको भी, एटॉमिक बॉम्ब्स जो होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है निहारिका, अब बताओ कल्पना, कोई प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फिजन को समझने में, न्यूक्लियर फिजन को समझने में? नो सर, आ गया समझ। ओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम फ्यूजन को समझते हैं। पूछेगा एग्जाम में कि जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो किस प्रिंसिपल, किस फेनोमेना को फॉलो करता है, बेस्ड होता है? आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन में फ्यूजन भी रहेगा, लेकिन आपको फ्यूजन टिक करना है। पूछेगा एग्जाम में जो पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो किस पे काम करते हैं? आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ना कि फ्यूजन। अब आता है न्यूक्लियर फ्यूजन, AFUSION। ठीक है, अब बताओ यार का फ्यूजन में क्या होता है? जैसा तुमने फ्यूजन बताया था वैसा ही बताओ, फ्यूजन में क्या होगा? सर जब मतलब दो एटम्स के न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन कर जाते हैं एक दूसरे में, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? हमने न्यूक्लियर फ्यूजन में देखा था कि एक हैवी एटम पे जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा था तो उसको तोड़ दे रहा था। हैवी एटम पे जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा था तो उसको तोड़ दे रहा था, तो टूट रहा था ना, इसलिए इसका नाम ही फ्यूजन दिया हुआ था। यहाँ पे जोड़ने की बात आएगी, यहाँ पे फ्यूज कराने की बात आएगी, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन नाम दिया गया है। जब दो स्मॉल जब दो स्मॉल एटम्स को ज्वाइन किया जाएगा, एक साथ ज्वाइन किया जाएगा, और हल्के एटम को लाया जाता है साथ में, ज्वाइन कराया जाता है किस चीज के लिए? एक बड़ा एटम बनाने के लिए। ठीक है, जब दो हल्के एटम को ज्वाइन करके एक बिगर एटम फॉर्म किया जाता है या फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। when two smaller atoms are combined together to form a bigger atom, then this process is called nuclear fusion. इसमें भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, हाई के भी कहेंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ, फ्यूजन से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में फ्यूजन से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ये जो फ्यूज कराया जा रहा है, साथ मिलाकर के जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे फ्यूजन कराया जा रहा है, फ्यूजन नहीं कराया जा रहा है। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का एग होता है, उनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में उनमें फ्यूजन कराया जाता है कि फ्यूजन कराया जाता है? क्या कराया जाता है निहार का? फ्यूजन सर। डेफिनेटली फ्यूजन कराया जाता है, तब जाके वो जाइगोट का फॉर्म होता है। ठीक है, मेल स्पर्म एंड फीमेल एग फ्यूज टुगेदर। फ्यूज वर्ड से ही आप समझ जाइएगा जोड़ने की बात हो रही है। देन क्या फॉर्म होता है? जाइगोट का फॉर्म होता है, जो कि बेसिस फॉर्म करता है एक चाइल्ड के लिए, वही डेवलप होकर बनता है। ठीक है, तो ये इस फ्यूजन के प्रोसेस में साथ में जोड़ने की बात आती है, और उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ठीक है कल्पना, बताओ कल्पना, समझ में आया फ्यूजन कैसे हो रहा है? यस सर, फ्यूजन आ गया समझ। मैंने जाइगोट के मदर फादर के फ्यूजन की बात नहीं की। उनके उनके जरूरी नहीं है कि जाइगोट के मदर फादर के बीच फ्यूजन हो तो जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट एग्जिस्टेंस में है उनका। मैंने स्पर्म एंड एक के फ्यूजन की बात की, तब वो जाइगोट ये में आएगा, एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तो वो फ्यूजन होना जरूरी है, केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है एग्जिस्टेंस में। तो ये होता कैसे है? सेम जैसा आपने फ्यूजन समझा। हाँ कल्पना, कुछ पूछ रही हो? नो सर। ओके, जो
बहुत हल्के एटम्स को जब साथ मिलाया जाता है ना, फ्यूज कराने के लिए साथ में आते हैं, उसके लिए बहुत ही एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर चाहिए होता है। when two lighter atoms comes very close under high temperature, under very high pressure, तब जाके वो मिल करके एक हेवियर एटम का फॉर्मेशन करते हैं, हेवियर एटम, इसी को फ्यूजन कहते हैं। ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होना जरूरी है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होना जरूरी है, तभी वो हेवियर एटम फॉर्म होगा। और फ्यूजन में जो है वो बहुत एनर्जी रिलीज होता है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था आपको। जैसे कि इसका देखते एग्जांपल, अभी आइसोटोप पे बताऊंगा आपको आगे कि हाइड्रोजन के अलग अलग एटम्स के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप होते हैं, आइसोबार होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये जब मिलते हैं इनके बीच में फ्यूजन कराया जाता है तो हीलियम 4 फॉर्म होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन और हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। H2 को जो है वो क्या कहते हैं, किसी को पता है? ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। नाम याद कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, बट याद कर लेना, एक एग्जांपल तो याद कर लो। ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ट्राइटियम कहते हैं। H2 जो है वो हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं। H3 जो है हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है जिसको हम ट्राइटियम कहते हैं। इनको जब साथ लाया जाता है, फ्यूजन कराया जाता है, तो क्या क्या फर्क मिलता है, क्या हम पाते हैं हम हीलियम 4 पाते हैं, हीलियम 4 ये कन्वर्ट हो गया, फिर न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, और ऑलरेडी मैंने बता चुका है अ वेरी 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 ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है। जो स्टार्स होते हैं, सन होते हैं, सोचिए सन से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो स्टार्स हैं वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, वो इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से रिलीज करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इतना हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी। उनमें हाइड्रोजन का आइसोटॉप जो है वो मिलते हैं, फ्यूजन होते हैं आपस में, जिससे हीलियम का फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना ज्यादा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं सन कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के दो आइसोटोप को पास ला करके फ्यूजन कराया, जिसके रिजल्ट में हीलियम फॉर्म हुआ और न्यूट्रॉन मिला और बहुत सारा एनर्जी मिला। अगर हम इसको डायग्राम से अगर देखें तो मान लो कि ये फर्क फर्क बताते हैं, नीचे दिखेगा नहीं, ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्राइटियम, इनको क्या कराया गया, फ्यूजन कराया गया, तो हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिलेगा हमें मिलेगा हीलियम 4 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है। जब इन दोनों को साथ मिला दिया गया, फ्यूज करा दिया गया, एज ए रिजल्ट हमें हीलियम 4 मिला, न्यूट्रॉन मिला और बहुत सारा एनर्जी मिला, बहुत सारा एनर्जी, जो कि इस प्रोसेस में रिलीज हुआ है, जो कि इस प्रोसेस में रिलीज हुआ है। मैंने बताया था आपको कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन कराया जाता है, ये अंडर हाई टेम्परेचर कराया जाता है, अंडर वेरी हाई टेम्परेचर कराया जाता है। कोई बता सकता है ये हाई टेम्परेचर की क्यों जरूरत होती है? एक न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर की जरूरत होती है, ये क्यों होती है? बहुत ही आसान आंसर है इसका, वैसे बताइए, कल्पना निहारी का ट्राई करोगे? आइए बताता हूं। इन सब का बेसिस हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है, ठीक है। हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में क्या होता है, कैसा चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है निहारी का? एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस यहाँ पे प्रोटॉन मौजूद है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एटम्स न्यूक्लियस क्या पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जो है सारे पॉजिटिव चार्ज हैं न्यूक्लियस में, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ठीक है। अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे पॉजिटिव चार्जेस? रिपेल करेंगे सर। बहुत बढ़िया, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्जेस वुड रिपेल ईच अदर, वो भी बहुत ही स्ट्रांगली
अपने आप को रिपेल करेंगे क्योंकि सारे सारे के सारे पॉजिटिव है। तो मान लीजिए जब अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन को मैं साथ मिला रहा था, मान लो दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को मैं साथ मिला रहा हूँ, दोनों पे सेम तरह के चार्ज है, तो नेचुरली उनको क्या करना चाहिए, नेचुरली उनको क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए, एक दूसरे को दूर धकेलना चाहिए। रिपेल का मतलब आप सभी समझते हैं, एक दूसरे से दूर जाना। मैग्नेट जो है करीब लाया जाता है, रिपेल करता है, सेम। तो नेचुरली वो रिपेल करना चाहिए उनको। लेकिन हम क्या करा रहे हैं, हम तो फ्यूजन करा रहे हैं, हम फ्यूजन करा रहे हैं, और फ्यूजन होने के लिए जरूरी है दोनों को पास में आकर मिला देना, ठीक है, पास में आकर के मिला देना। अब जबरदस्ती उसको पास मिलाने के लिए, फोर्स करने के लिए, इस पास मिलाने को हम फोर्स कर रहे हैं, और इस फोर्स मिलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और वही ज्यादा एनर्जी जो है वो कहां से प्राप्त होता है पता है, वही हाई टेम्परेचर से प्राप्त होता है। जो हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है ना, उसी से वो लॉट ऑफ एनर्जी उससे देता है। वो एनर्जी का यूज कहाँ होता है, इन रिपेलिंग नेचर के जो है प्रोटॉन्स, उनको पास मिलाने के लिए, क्योंकि नेचुरली वो एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं, और जबरदस्ती पास मिलाना है, तो जबरदस्ती पास मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जबरन लाना पड़ेगा, फोर्सफुली लाना पड़ेगा। ओके, उसी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी मिलता है हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर से, हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर से, वेरी हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर एक्चुअली। यहाँ क्या समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका भी आंसर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिस में, since because we are combining, we are conducting fusion between two nucleus, two hydrogen nucleus, जो कि सेम चार्जेस कंटेन कर रहे हैं, तो नेचुरली दे विल रिपेल ईच अदर। एंड इस रिपेल करने के प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए, जबरदस्ती उनके बीच में फ्यूजन कराने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम हाई लेवल ऑफ और वेरी हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर। ओके, ठीक है कल्पना, क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, अब इसका एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो भी स्टार्स हैं, स्टार्स, उनका जो एनर्जी है, उनका एनर्जी कहाँ से आता है, यही हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन होने से आता है। जो हाइड्रोजन का एग्जांपल मैंने दिया था, फ्यूजो करके बनता है, दिया था मैं, बन रहा है ना, हीलियम बनता है, उसके साथ साथ न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज हो रहा है। ड्यूटेरियम ट्राइटियम से जब फ्यूज करता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप जब फ्यूज कर रहा है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप की मैं बताऊंगा आगे क्लास में। तो ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। इससे हाई लेवल ऑफ ये फ्यूजन का प्रोसेस है, यही होता है सन में, स्टार्स में। सन भी तो एक स्टार ही है ना, सन इज अ स्टार। स्टार्स में यही होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो फ्यूज होकर के हीलियम में बदलता है, एंड इट इस प्रोसेस अ वेरी 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 हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जो कि हम देखते ही हैं हमारे करीब जो सन है, कितना एनर्जी उसमें है। वो एनर्जी का बेसिस, उस एनर्जी की सोर्स है, वो क्या है, दिस न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना है निहारिका तुमने, हाइड्रोजन बॉम्ब का? यस सर। हाइड्रोजन बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब में कौन स्ट्रांग होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब। बहुत बढ़िया। मैंने बताया था कि एटॉमिक बॉम्ब जो है, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, फिजन FI वाला फिजन, बट हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें फ्यूजन कराया जाता है। अब ये इसमें फ्यूजन कराया जाता है, फ्यूजन ज्यादा स्ट्रांग होता है फ्यूजन से, ठीक है। ये जो मेल मिलाप कराया जाता है ना जबरदस्ती का, वो ज्यादा स्ट्रांगर है, ठीक है। वो जब ब्लास्ट करेगा, उससे जब विस्फोट होगा, तो वो बहुत ही डिवास्टेटिंग होगा, और डिवास्टिंग होगा, और बहुत ही खराब मंजर होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर पावरफुल दैट एटॉमिक बॉम्ब, और हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन FU वाला फ्यूजन जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये उससे भी स्ट्रांग होता है, किससे? एटॉमिक बॉम्ब से स्ट्रांग होता है, ठीक है। कल्पना नोट कर ली इस बात को, एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा हुआ है कि सन जो है कहाँ से, किस उसको फॉलो करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, किसी चीज पूछता है। आप देखना PYQ जाकर कितनी बार इससे पूछा हुआ है क्वेश्चन। निहारिका समझ, सॉरी कल्पना समझ में आया तुम्हें? यस सर, नोट भी कर लिया। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम फाइनली इसको, अगर बताना हो कि आपको फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, तो मैं पूछता जाता हूँ, अब बताते चलिए, ठीक है। बता दिया मैंने आपको न्यूक्लियर फ्यूजन, बता दिया मैंने आपको न्यूक्लियर फ्यूजन। अब बताइए कि फ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे स्प्लिट होता है या ज्वाइन होता है, या फ्यूजन में स्प्लिट होता है, ज्वाइन, किसमें स्प्लिट होता है, किसमें ज्वाइन होता है?
बताओ निहारिका और कल्पना में से कोई भी, किसमें स्प्लिट होगा, किसमें ज्वाइन होगा? फिजन में स्प्लिट हुआ है सर, सर, और फ्यूजन में ज्वाइन। बहुत बढ़िया। फिजन में स्प्लिट होगा, फ्यूजन में ज्वाइन होगा। फिजन F5 वाला में स्प्लिटिंग होगा। हेवी एटम जो होता है, हेवी एटम जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है इसमें, और इसमें स्मॉलर एटम जो है उसको ज्वाइन कराया जाता है। इसमें हेवी एटम का स्प्लिटिंग होता है, इसमें लाइटर एटम्स का यानी कि स्मॉलर एटम्स का ज्वाइन कराया जाता है। कोई एग्जांपल एटम का दीजिए जिसका फ्यूजन होता हो, एनी एग्जांपल। मैंने दिया था आपको यूरेनियम का फ्यूजन होता हो, अभी मैंने एग्जांपल दिया। इसका आइसोटोप्स का मैं फ्यूजन करा रहा था, किस एटम के, किस एलिमेंट का आइसोटोप्स का मैं फ्यूजन करा रहा था। सन में किसका फ्यूजन होता है? हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन का, क्योंकि ये हल्का एटम है। हाइड्रोजन हल्का एटम है, स्टार्ट ही करते हैं हम हाइड्रोजन से। भारी एटम है इसलिए इसका फ्यूजन होता है, ये टूटता है, ठीक है, टूटता है। और फ्यूजन फ्यूजन टूट के बताओ इसका क्या बनता है, बताओ किसको याद है? यूरेनियम पे जब स्ट्राइक करता है न्यूट्रॉन, देन बेरियम और एज क्रिप्टन। अ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन ये हो गया। हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है क्योंकि हाइड्रोजन एक लाइटर एटम है, सबका सब ज्वाइंट है ना, इसलिए रटना कुछ नहीं पड़ता है। आपको एक बार पता होगा कंसेप्ट, आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन का क्या होगा, आपको नहीं याद रहा है फ्यूजन फ्यूजन, लेकिन आपको अगर पता है कि फ्यूजन में स्मॉलर आइटम को पास मिला करके जोड़ते हैं, स्मॉलर आइटम को पास मिला करके जोड़ते हैं फ्यूजन में, इसलिए आप समझ जाएंगे हाइड्रोजन हल्का आइटम है तो इसको फ्यूजन ही होगा, इसका फ्यूजन नहीं हो सकता है। यूरेनियम बहुत भारी एटम है, और भारी एटम का ही तो फ्यूजन होता है, टूटता है, तो यूरेनियम का फ्यूजन। दैट्स वाई रटना नहीं पड़ता है चीजों को, अगर समझे क्या हो तो। इसका एग्जांपल मैंने कई सारा दे दिया, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्यूजन कराया जाता है। एग्जांपल, इसका एग्जांपल हमने दे दिया कि जो स्टार्स होते हैं, सन होता है जो कि खुद एक स्टार है, हाइड्रोजन बॉम्ब होता है मेजर एग्जांपल, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन कराया जाता है। एनर्जी लेवल क्या होता है फ्यूजन में? हाई होता है। और इसका एनर्जी लेवल पता है क्या होता है? इससे कम होगा कि ज्यादा होगा? फ्यूजन का एनर्जी लेवल फ्यूजन से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। हाँ ओके, इवन हाइयर होता है। इसमें भी कम नहीं होता है, इसका भी ज्यादा होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा होता है, वेरी हाई। इट्स हाई तो इट्स वेरी हाई, अगर ये वेरी हाई है तो इसमें वेरी का स्क्वायर हाई हो गया, ये वेरी स्क्वायर है तो वेरी का क्यूब हाई हो गया, ठीक है, इस वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ठीक है कल्पना, कोई डाउट? यस सर। नो सर। ओके, अब आज के लिए हम लोग लास्ट चीज पढ़ते हैं, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा। अब एक एनर्जी इक्वेशन होता है, सब जानते हैं इस बात को, इसलिए इसमें कुछ समझना ज्यादा नहीं है। वेरी पॉपुलर, देयर इज एनर्जी इक्वेशन propounded by very renowned scientist namely Albert Einstein। क्या है वो? इज टू mc स्क्वायर, ठीक है, पता है ना, निहारिका सुना हुआ है कि नहीं? यस सर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक एनर्जी इक्वेशन प्रोपाउंड किया हुआ था, जो कि पता नहीं कितना ही इसका एप्लीकेशन हो रखा है, ठीक है, इतना हो रखा है, इसी का यूज करके इतने सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए, जो पूरा न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन का जो का यूज करके इतने सारे प्रोडक्ट्स आजकल बनाए जा चुके हैं। मेडिकल फील्ड एडवांस कर गया, सिक्योरिटी फील्ड एडवांस कर गया, सब कुछ इसी का यूज करके है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक एनर्जी इक्वेशन दिया था जो कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। यहाँ पे E का मतलब क्या हो गया? एनर्जी एनर्जी। हो गया। M का मतलब क्या हो गया? मास। मास हो गया। कौन सा मास? जो कि रिएक्शन के प्रोसेस में जो लॉस्ट हो जाता है, वो मास जो कि लॉस्ट ड्यूरिंग रिएक्शन, वो मास जो कि रिएक्शन के दौरान लॉस्ट हो जाता है, वो मास होता है। सी का मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले क्लास में बताया था। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर? बताओ बताओ, स्पीड ऑफ लाइट क्या है एयर में? 10 की पावर 8 and मीटर पर स्क्वायर।
और कल्पना, निहारिका बताओ, कल्पना ने सही बताया कि नहीं? यस सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ओके। तुमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सर मीटर स्क्वायर बोल दिया, मीटर पर सेकेंड की जगह। यूनिट निकालना बहुत आसान होता है ना। यूनिट निकालने के लिए आपको बस फॉर्मूला पता हो तो अपने आप हो जाता है ना। अब मैंने स्पीड पूछा, स्पीड स्पीड क्या होता है? स्पीड बराबर होता ही है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का फॉर्मूला ही होता है ना डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। टाइम का सेकंड होता है। स्पीड का यूनिट मिल गया, मीटर बाई सेकंड हो गया। बड़े से बड़े यूनिट का जो बड़े से बड़े जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट आपको सबका रटना नहीं होता। अब डेफिनेटली ये सारे यूनिट आप रट के रखेंगे, बट ये जो होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये सब जो होता है, वो सब जो होता है आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप खुद से वो निकाल सकते हैं। क्योंकि उसका फॉर्मूला आप नोट डाउन करके और उसके जो भी एलिमेंट है उसको फॉर्मूला, उसका जो यूनिट है वो लिखेंगे तो अपने आप को उसका यूनिट निकल के आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको। तो अ, ये जो इक्वेशन है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इससे क्या समझते हैं? सोचिए कितना हमने न्यूक्लियर, ये सब में काम करता है, चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो या फ्यूजन हो। जब रिएक्शन होता है तो ये फॉर्मूला वर्क करता है। कितने छोटे छोटे हम पार्टिकल, एटम्स के रिएक्शंस की बात करते हैं। सोचिए कितना छोटा छोटा पार्टिकल होता है जो कितना कम मास लूज होता है किसके दौरान? एक रिएक्शन के दौरान। इससे पता चलता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में बहुत ही छोटा टाइनी अमाउंट ऑफ जो मास होता है वो डिसअपियर होता है, बट वो कितना हाई लेवल ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाता है। और हाई लेवल ऑफ एनर्जी क्यों हो जाता है? अगर मास के अमाउंट हम कितना भी कम रख ले, कितना भी कम रख ले, 1 ग्राम रख ले, उससे भी मिलीग्राम रख ले, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? लाइट के स्पीड के, वो भी स्क्वायर से, लाइट के स्पीड से भी नहीं, लाइट के स्पीड को भी स्क्वायर कर देना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। चाहे एम कितना भी छोटा हो, चाहे एम कितना भी छोटा हो, क्योंकि सी स्क्वायर इतना बड़ा है अपने आप में कि एनर्जी का जो वैल्यू आने वाला है वो बहुत बड़ा ही आने वाला है। ठीक है, मास कितना भी कम हो, एनर्जी का वैल्यू बहुत बड़ा आने वाला है, बिकॉज ऑफ सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज वेरी बिग। किसी केमिकल प्रोसेस में, फ्यूजन फ्यूजन ये सब में, एक बहुत ही टाइनी अमाउंट ऑफ मास डिसअपियर होता है, बट उसके रिजल्ट में एक वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है, वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। या बहुत ही छोटे मास का जो मास जो है वो भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इस इक्वेशन ये समझ में आता है। ठीक है निहारिका? यस सर। कल्पना तुम बताओ, इस इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? सर आगे। मास का अमाउंट चाहे तुम जितना भी कम रखो, एनर्जी का वैल्यू ज्यादा ही आने वाला है। सो इट शोज दैट मास, जब एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे, चाहे कितना भी मास का लेवल कम हो, कितना भी टाइनी अमाउंट ऑफ मास हो जो कि डिसिपियर होने वाला है उस प्रोसेस में, हमें एनर्जी का रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है, बहुत ज्यादा। तो वेरी वेरी स्मॉल मास कैन प्रोड्यूस वेरी 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 हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है, इस प्रिंसिपल का किया ही गया है बड़े बड़े से बॉम्ब बनाने में, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में यूज हो रखा है, जो कि बहुत ही ऑलरेडी डिस्ट्रक्टिव है। अगर इन सारी चीजों का यूज करके बहुत चीजें डेवलप हो चुकी है, जो आप, जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो कंट्रोल्ड फ्यूजन है उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आप अपने बहुत सारी इंडस्ट्री चल रहे होते हैं जिसमें फ्यूजन फ्यूजन कराए जाते हैं, और कई सारे साइंटिफिक रिसर्च में यूज होते हैं। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है फ्यूजन का, और जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसका, जो कि हमने देखा। इसमें भी कुछ चीजें बच गई है जो कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है, 12:30 हो गया। और फिर खाना वाना आप लोग भी खाइए, और एक और क्लास आपको बताएंगे कि 2 बजे से होगी, AULLM वाली क्लास होगी 2 बजे से। किसी को कोई डाउट है? और निहारिका, कल्पना बताओ, समझ में आया? नो रेडियो सर। एक्टिविटी, निहारिका बताओ, रेडियो एक्टिविटी समझ में आया? यस सर। ओके, फिर से पढ़ना तो तुम लोग नोट डाउन किए होगे। किसी भी चीज में अगर वो डाउट है कि ये कैसे हो गया हुआ है, क्योंकि अगर अभी समझ जाओगे कि ये कैसे हो गया है तो फिर उसको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और नहीं तो फिर रटना ही पड़ेगा। जिनको नहीं समझ में आता है साइंस, ये सब, ये जितने भी चीज बताया उन्होंने, सब रटे हुए रहते हैं ये सब। हालांकि सब कुछ का रीजनिंग है जो मैंने बताया, बट सब कुछ रटना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि एग्जाम तो देना ही है। तो एग्जाम देने के लिए या तो आपके पास दो ऑप्शन है, रट ले या समझ ले।
तो इसलिए कल्पना, निहारिका या जो लोग भी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो लोग, जिनको भी डाउट हो किसी चीज का रीजन क्या है, वो कैसे वो फिनोमेना वर्क किया हुआ है, क्यों वो हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो आप लोग पूछिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है निहारिका, कल्पना।